छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे बाकी लेडीज़ ऐसे कर सकती है कि जैसे तुम आपका बेटा है अगर, जैसे मेरा भी एक बेटा है, तो मैं उसको हर टाइम मतलब ये उसके अंदर यू हमेशा लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना है, हमेशा लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना है, किसी लेडी मतलब वो चीज़ आप उनको बोलते रहो। पर यदि हम लड़कियाँ पढ़ाई करें, तो वे खुश नहीं रहते, बल्कि यदि हम घर का काम करें, तो आस-पास वाले आपके शुभचिंतकों को छोड़ के बाकी सब ज़्यादा खुश रहते हैं, यदि आप घर का काम करें। हम लेडी हैं, आपसे ज़्यादा तिगुना मेहनत करते हैं, हम घर का फ्रंट देखते हैं, हम ऑफिस का फ्रंट देखते हैं, अपने हर वो प्रॉब्लम्स के साथ भी स्माइलिंग फेस लेके खड़े होते हैं, कभी कंप्लेंट नहीं करते। और गांव मोहल्ले के लोग अपनी बेटियों को ही नहीं बल्कि अपने बहुओं को भी आगे शादी के बाद भी आगे पढ़ने आगे बढ़ने के लिए सहयोग देते हैं। पे आने का वक्त जो लड़कियों से पूछा जाता है, वो लड़कों से भी पूछ के देखिए क्या बदलाव आता है। लड़कियां कमजोर नहीं थी, उनको समय नहीं दिया जाता, उनको टाइम नहीं दिया जाता था कि वो आगे बढ़ पाए। नमस्कार, मैं मधुसूदन को फाउंडर ऑफ सक्सेस कर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस कर पे। सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे। आज के टाइम पे अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में 23% गर्ल्स पीरियड के कारण अपनी एजुकेशन को छोड़ देती है। 46% गर्ल्स 10th के बाद अपनी एजुकेशन को छोड़ देती है। 84% वुमेन्स ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती है और वहीं 48% जो वुमेन है वो माँ बनने के बाद अपनी जॉब को क्विट कर जाती है। और अगर एक रिपोर्ट को देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर पूरे के पूरे 131 कंट्री में हमारी कंट्री को देखा जाए वुमेन वर्कफोर्स में, तो हमारी कंट्री 120वें स्थान पे है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है और हमें इसे बदलने की जरूरत है। लेकिन इन सभी डेटा को देखते हुए हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि पिछले कई सालों में कई बदलाव हुए हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत अच्छा किया है। और सिर्फ एक क्षेत्र एजुकेशन की बात नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे इंटरप्रेन्योरशिप का क्षेत्र हो या चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, सब में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आइए आज महिला दिवस के शुभ अवसर पे हम उन महिलाओं से मिलते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई है इस पुरुष प्रधान कंट्री में, बल्कि उन्होंने अपने आसपास की कई महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आज सुनेंगे उनकी ही सफलता और संघर्ष की कहानी, उनकी ही जुबानी। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी, हमारे साथ सीधे जुड़ रही है स्वीडन से दिव्या दुबे मैम, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी सिमक्रॉप में वर्किंग है। तो आज उनकी कहानी उनके ही जुबानी सुनेंगे। तो वेलकम मैम। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, इसके लिए और कंसिडर करने के लिए। मे बी मैं बहुत लकी थी जो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जो हमेशा मतलब पढ़ाई के लिए मुझसे ज़्यादा सपोर्ट, मतलब उनको इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ाई में बहुत आगे जाऊँ। तो हमेशा पापा ने सपोर्ट किया और मैं अकेली बेटी थी तो उनका एक सपना था। तो हमें मतलब उस चीज़ में हमेशा मतलब इस सेंस में बहुत लकी थी मैं। पापा का भी मेरे पति भी ऐसे ही है। तो हाँ, तो बट बाकी जो स्ट्रगल होता है नॉर्मल लड़कियों का वो तो अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है और टू द हार्ट में एकदम फेमिनिस्ट, मतलब नॉट लाइक ऐसे लड़कों को वो नीचा दिखाने वाली, बट अगर किसी वुमेन को तकलीफ है तो हमेशा खड़े होने के लिए मतलब है मेरे में। तो मेरी स्टोरी यही है कि मैं जिस सोसाइटी में बिलोंग करती हूँ, मतलब बेसिकली सारे रिलेटिव्स मोस्टली विलेज में रहते हैं और ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुई थी, लेकिन जब मेरे पापा की डेथ हुई 2 साल पहले और जब मैंने देखा कि मुझे कोई भी उनका इतने सपने से मुझे पाला था, फिर भी कोई भी कर नहीं करने दिया गया और जिस तरह से लोग ट्रीट कर रहे थे, लड़की है, लड़की कुछ नहीं करेगी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा ने क्या किया मेरे लिए। पढ़ाई के इसमें मैंने 10th 12th दुर्ग से किया और सेंट ज़ेवियर्स हाई स्कूल और उसके बाद मैं इंदौर मध्य प्रदेश के अच्छे मतलब सेकंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जीएसआईटीएस उसमें से मैंने इंजीनियरिंग किया और फिर उसके बाद मेरा एल&टी इन्फोटेक में सिलेक्शन हुआ। तो
मुंबई में मैं वहां से गई, वो भी एक बड़ा स्ट्रगल था बिकॉज दुर्ग बहुत छोटी जगह है। फिर वहां से इंदौर थोड़ा उससे बड़ा, और मुंबई जाने में मेरे अंदर भी एक डर था कि पता नहीं लोग कैसे होंगे। बट फिर वहां जब गई, मेरे पापा भी कभी ऐसे फील नहीं हुआ, इवन दो छोटी सिटी से हूँ, पर ये फीलिंग आती थी, बट मन में अपना कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ती गई। और बस ऐसे ही फिर मतलब भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हुआ। तो यही है लाइफ स्टोरी। और स्ट्रगल्स हुए हैं, मोस्टली स्ट्रगल मुझे फैमिली का, पेरेंट्स की वजह से या मेरे हस्बैंड की वजह से कभी ऐसे टच होते ही, बट बाहर तो रहा ही स्ट्रगल। ये मतलब होते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो जो मेल कलीग्स होते हैं वो आपको जज करने के लिए आ जाते हैं कि व्हाई आर यू गेटिंग इट, मतलब तुम में है सब, फिर भी उनको लगेगा कि तुम क्योंकि लेडी हो इसलिए तुमको मिल रहा है, और ओपनली मुंह में बोलते हैं। वो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होता है, और नॉट जस्ट टू यू, बाकी लोगों को भी कभी भी होता है। और वो हर जगह यहाँ नहीं होता है इतना, लेकिन बोलते नहीं है कोई, लेकिन वो चीज मन में होती है लेडीज मतलब। और यहाँ पर भी हम, ये जो फेमिनिज्म का इशू है, आई थिंक वर्ल्ड वाइड है। यहाँ रह के भी, स्वीडन जो एक कंट्री है, वहां बोलते हैं कि मैक्सिमम वुमेन्स को रेस्पेक्ट मिलता है और इक्वालिटी है। बट यहाँ पर भी आप देखोगे तो आईटी फील्ड में वुमेन मोर लेस देन 20% है, मोर आई मीन इवन लेस देन इंडिया में तो एटलीस्ट 40% वुमेन तो हैं। जब किसी भी पेरेंट्स के लिए एक होता है कि वो अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा मानते हैं, और पूरे इंटायर लाइफ में उन्होंने अपनी बेटी को कभी बेटा से कम नहीं माना, लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो वो जो लास्ट कर्म होता है जो हमारे हिंदू धर्म में होती है, और वो ही हमें करने नहीं दिया जाता है, तो इसके पीछे आप क्या मानती है? वो समाज की गलती है या पहले से कुछ चलता आ रहा है, उसको हम अभी बदल नहीं पा रहे हैं? तो ये तो चीज है ना। तो ऐसे देखो, अगर अपनी इंडियन हिंदू हिस्ट्री पढ़ोगे तो कितने सारी बैड चीजें थी, वो धीरे धीरे चेंज हुई। इफ यू नो कि अपना सती प्रथा होता था, उसको वो था गलत, लेकिन लोग मानते थे कि वो सही है तो करते हैं, क्योंकि भगवान को मतलब जो भी उनके लॉजिक थे। फिर उसके बाद विधवा विवाह, सती प्रथा बंद हुआ तो छोटी छोटी लड़की की बड़े बड़े आदमी लोग से शादी कर देंगे। आदमी लोग कितनी बार भी शादी कर सकते, लड़की मतलब एक बार विडो हो गई तो वो नहीं कर सकती, वो भी बदला ना। तो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, जो उसके लिए लोगों को खड़े होना पड़ता है। और पहले तो लड़कियां इतनी पावरफुल नहीं थी कि अपने लिए बोल सके, तो कोई आदमी आके उनके लिए स्टैंड लेता था और बोलता था। लेकिन अब तो ऐसा है कि अगर है विमेन अच्छी पोजीशन में तो उनको खड़े होना चाहिए दूसरों के लिए। और जहां लगता है कि गलत हो रहा है, तो भले हमको इफेक्ट नहीं हो रहा है, पर एक छोटी छोटी चीजें, जैसे बाकी लेडीज ऐसे कर सकती है कि जैसे आपका बेटा है, अगर जैसे मेरा भी एक बेटा है, तो मैं उसको हर टाइम मतलब ये उसके अंदर हमेशा लेडीज की रेस्पेक्ट करना है, हमेशा लेडीज की रेस्पेक्ट करना है। किसी लेडी मतलब वो चीज आप उनको बोलते रहो। और सबसे दूसरी चीज है दहेज प्रथा, उसको बंद करने के लिए मे भी आप स्टैंड ले सकते हो कि हम अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे, या जो इस टाइप से आप छोटा छोटा कर सकते हो। और जो बुरी चीजें हैं उनको मतलब और मिल के करना है, क्योंकि बाकी जगह में तो अभी आजकल लड़कियां करती हैं अंतिम संस्कार, सब कुछ होता है क्योंकि लड़कियां मिलके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अकेले करोगे कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास बात आप रहेगी और सब लोग हंसेंगे आप पे, लेकिन अगर 10 लोग आपके जैसे सेम थिंकिंग वाले आएंगे और मिलके खड़े होंगे तो वो चीज चेंज होगी, जरूर होगी। एक चीज पढ़ी थी, वो सुधा मूर्ति जो मेरी बहुत फेमस मेरी फेवरेट ऑथर हैं, और उनके जो भी है बहुत मतलब वो चैरिटी वगैरह करती हैं, उनकी एक बुक पढ़ी थी कि मतलब कैसे हमारे ये जो अंधविश्वास होते हैं वो कैसे होते हैं। एक स्टोरी थी कि एक बंदा, एक आदमी था, वो पूजा करता था। पूजा करने के टाइम में बिल्ली उसको डिस्टर्ब करती थी, तो वो बिल्ली को बांध देता था कि पूजा में डिस्टर्ब ना हो, अपनी पूजा के जगह में। और फिर वो मर गया, तो उसका बेटा ये देखता था, तो उसके बेटे को लगा ये बिल्ली को भगवान के पास बांधने की कोई प्रथा है, तो मुझे बांधना है। बिना सोचे वो उसको बांधता रहा, और फिर वो उसके बच्चे मतलब उनके यहाँ ट्रेंड बन गया कि पूजा करने में बिल्ली होना जरूरी है। ऐसे ही हमारे मोस्ट ऑफ द जो अंधविश्वास वाले लॉजिक है वो ऐसे ही है। अगर उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, जैसे कई चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे सूर्य देवता को जल देना, वो या मंत्र वगैरह, वो यहाँ पर भी मतलब आप जहाँ यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि आप इंडियन हैं तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं योगा से, संस्कृत से। तो जो चीजें अच्छी हैं वो हैं, लेकिन जो ये अंधविश्वास है
कि बिल्ली को बांधना है, लड़की को ऐसे ही रहना है, लड़के सब कर सकते हैं, लड़की को एक तरीके से बिहेव करना है, अगर कोई लड़का उसको बुरी नज़र से देख रहा है तो लड़की की गलती है, क्यों लड़की को वैसे फ़ील कराना है? लड़की को राइट है कि उसको जैसे रहना है रहे, जैसे बिहेव करना है करे। ठीक है, गलती उसकी है तो उसको मतलब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो जो लड़के नहीं कर पाए उनको सिखाओ पहले कि तुम गलत हो। तो ये एक है वो चीज़ सोच हम कुछ नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि लेडीज़ के साथ कैसा होता है तो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बेटी को, बेटे को, दोनों को। ये नहीं बोले कि बेटी ही बड़ी होती है, बराबर हैं, सब बराबर हैं, सबको रिस्पेक्ट दो और उस तरह से हम कर सकते हैं चेंज। ये मेरे तो हमारी नेक्स्ट गेस्ट है कविता पानीग्री मैम, जो कि अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। वो सीधे जुड़ रही है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम मैम, प्लीज अपनी स्टोरी हमसे शेयर करें। थैंक यू मधु। गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम कविता पानीग्राही है, मैं रायगढ़ से छत्तीसगढ़ से हूँ और मैंने मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से हुआ है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और रिसेंटली मैं बीएड कर रही हूँ टाइगर कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। और जैसे कि हमारी चर्चा वुमेन्स डे पर हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हो रही है, तो मैं शिक्षा और महिला दोनों को फोकस में रख के कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी अपने इंट्रोडक्शन के इन सब के साथ ही। मेरी प्राथमिक शिक्षा तो गांव के गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, तो स्टार्टिंग भी मैं वहीं से करूँगी कि देखिए शिक्षा अभी जो चल रहा है उस हिसाब से मैं बताऊँ तो 2005 में जब मैं जहाँ पढ़ रही थी, वहाँ क्लास 5th तक था और क्लास 5th से वो बढ़कर क्लास 8 तक हुआ। आज हम 2020 में 21 में पहुँच चुके हैं, है ना? तो गाँव की स्थिति तो बहुत बढ़ गई है, वहाँ बिल्डिंग्स हो गए हैं, कार हैं, सब चीज़ फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, पर वो गवर्नमेंट स्कूल जो तब 2005 में 5th से बढ़ के 8 तक हुआ था, वो आज भी वहीं 8 तक ही है। और पढ़ाई का स्तर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतना सुधार नहीं है, जैसे कि आज में होना चाहिए, इन 15 साल में होना चाहिए, बल्कि गिरते जा रहे हैं, है ना? और साथ ही अब मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा चल रही है, तो एज़ अ गर्ल मैं ये बात रखना चाहूँगी कि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो यहाँ के आस-पास के माहौल, यहाँ रहे लोगों के हिसाब से ही बात करना चाहूँगी कि यदि लड़के पढ़ाई करें तो वे खुश रहते हैं, पर यदि हम लड़कियाँ पढ़ाई करें, तो वे खुश नहीं रहते, बल्कि यदि हम घर का काम करें, तो आस-पास वाले आपके शुभचिंतकों को छोड़ के बाकी सब ज़्यादा खुश रहते हैं, यदि आप घर का काम करें तो। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि आपके स्कूल में सब कुछ बदलाव तो हुई है, बट वो स्कूल नहीं बदला, वो एजुकेशन का स्तर नहीं बदला। तो अगर आपके उसी गांव में अगर यूजी लेवल का या पीजी लेवल का अगर कॉलेज होता, तो क्या लड़कियों की शिक्षा का स्तर आपके गांव में बदलता, वो नंबर्स बदलते? बिल्कुल, डेफ़िनेटली बदलता, बढ़ता, मतलब मैक्सिमम लड़कियाँ वहाँ पढ़ती। और क्यों ऐसा होता है ये पहले मैं बता रही हूँ, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पेरेंट एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि पास ही हैं, घर में हैं, तो ये चिंताएँ बिल्कुल समाप्त हो जाती। दूसरी बात खर्चे की दृष्टि से, ये भी होता है थोड़ा, है ना? और तीसरी बात ये कि रोज़गार के अवसर बहुत ही बढ़ जाते। यदि आपके नज़दीकी जगह पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, तो रोज़गार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? तो इससे क्या है कि महिलाएँ और भी ज़्यादा जागृत होके वहाँ लड़कियाँ एडमिशन लेंगी और बहुत कुछ सुधार होता, डेफ़िनेटली होता। आप अपने गांव की पहली लड़की थी जो कि बाहर में जाके पढ़ी, तो इस जैसे आप गांव में एक अलग कल्चर था कि वहाँ पे लड़कियां पढ़ी कि नहीं, लड़के पढ़ते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं, तो वहाँ पे जब आप बाहर निकली होंगी तो आपका और आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी बहुत संघर्ष रहा होगा, तो वो संघर्ष कैसा था? ज़्यादा संघर्ष मुझे नहीं झेलना पड़ा है, ये सही बात है, क्योंकि मुझे तो ये था कि पढ़ने को बस मिल जाए,
बाहर जाने का परमिशन मिल जाए, थोड़ा हेल्प हो जाए कि हाँ, जाना है करके। पर जो संघर्ष झेलना पड़ा है, वो शायद घर वालों को झेलना पड़ा है। कैसे? ये भौतिक दृष्टि से नहीं, मतलब भौतिक संघर्ष नहीं, आर्थिक संघर्ष नहीं, मानसिक संघर्ष। कैसे मानसिक संघर्ष? कि एक समाज के जिनके आस-पास हम रह रहे हैं, उनकी विचारधारा से आप हटकर कुछ काम कर रहे हैं। तब जो मानसिक संघर्ष आपको झेलना पड़ रहा है, वो शायद इन भौतिक संघर्ष से भी ज़्यादा है ना? क्योंकि मुझे तो ये सब बातें शेयर की भी नहीं गई घर के द्वारा, तो इतना मुझे नहीं पता कि क्या उनको झेलना पड़ा होगा, पर अब मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे ये इस बात का तब पता चला कि 2013 में जब पापा हम मुझे बाहर छोड़ के आ रहे थे, तब उनके फेस में जो मैंने चिंता देखी, शायद वो भैया को छोड़ के आते तो वो चिंता नहीं थी। और लेकिन जब 2019 में मुझे कोचिंग के लिए जाना था, तब केवल एक ही बार मुझे बोलना पड़ा और तुरंत हाँ हो गया दिल्ली जाने के लिए। तब मुझे लगा कि इतने दिनों में बहुत बड़ा अंतर आया है। हमारी नेक्स्ट गेस्ट है डॉक्टर निशा रानी, जो कि ये बहुत मोटिवेशन है मेरे लिए भी कि ये जीएसआई में है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, और वहाँ पे वो वर्किंग है, बहुत सारे फील्ड वर्क करती हैं, और ये जॉब में रहते हुए भी उन्होंने पीएचडी की है। वेलकम निशा मैम। धन्यवाद मधु, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और सबसे पहले मैं मधु को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में इन्होंने जोड़ा और मैं दूसरी महिलाओं को सुन सकूं। और मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है ये सब चीजें, क्योंकि काम तो मैं करती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन महिलाओं से इंटरेक्शन मेरा बहुत कम है। महिला होकर भी महिलाओं से इंटरेक्शन थोड़ा कम है। तो धन्यवाद मधु कि मुझे आपने ये चांस दिया। तो जैसा कि मधु ने मुझे बताया, मेरे बारे में बताया, तो मैं डॉक्टर निशा रानी हूँ और मैं सुपरिटेंडिंग जियोलॉजिस्ट हूँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और वैसे मैं आती हूँ बहुत ही छोटे से जगह से, मुगल सराय, जिसको आज के डेट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहते हैं। और मेरी जो स्कूलिंग है, मेरे 10th एंड 12th की स्कूलिंग जो है मेरी हिंदी मीडियम से है। उसके बाद मैंने पढ़ाई की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों। और जो सब्जेक्ट चुना मैंने वो है जियोलॉजी, भूविज्ञान। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें औरतों का ना के बराबर नाम था, और ये रियली चैलेंजिंग था। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको फील्ड जाना कंपलसरी है। और हमारे टाइम में आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं अपने क्लास में अकेली लड़की थी। मेरे ग्रेजुएशन में तो 3 लड़कियां थी, लेकिन मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में अकेले थी। तो मेरा एकदम शुद्ध रूप से सिद्धांत था, हम किसी से कम नहीं है, लड़की अब ठीक से रहो नहीं तो तुम्हारी धुलाई होगी। ठीक है, आप बिल्कुल डरा के रहना है, चुप रहना ही नहीं है किसी से। तो मैं बीएचयू से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए आईआईटी रुड़की में भी पीएचडी किया, और फिर मैं 2005 यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ, और मैं जीएसआई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भूवैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हुई उस टाइम। और वो गैसेट पोस्ट है, एक्चुअली यूपीएससी से आप क्वालिफाई करते हो तो गैसेट पोस्ट होता है। फिर टाइम के हिसाब से मैं ऑलमोस्ट सारे देश को घूम चुकी हूँ, ऐसी नौकरी कर रही हूँ, और अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन है। मैं जीएसआई में ही रह के, क्योंकि औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है ये सारे फील्ड। आपके काम को, आपके वर्क को अप्रिशिएट करना मेल्स के लिए इतना आसान नहीं है, खास करके उस फील्ड में जो मेल डोमिनेटिंग है। तो ये बहुत आसान नहीं था मेरे लिए भी। तो मैंने भी ठान लिया कि मैं तो करके रहूंगी, जो करना है करो, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें ही रह के पीएचडी करी है। मैं बैंगलोर में रही हूँ, मैं फरीदाबाद में रही हूँ, मैं कलकत्ता में रही हूँ, अभी मैं हैदराबाद में हूँ। यस, मैं किसी मर्द से कम नहीं हूँ, किसी मेल से कम नहीं हूँ। मैंने पीएचडी की, एक सब्जेक्ट है रिमोट सेंसिंग जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। और जीएसआई में मेरी पोस्टिंग जियोलॉजिस्ट से सीनियर जियोलॉजिस्ट होता है, अभी मैं सुपरिटेंडिंग जियोलॉजिस्ट हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल सर्वे है, जो कि, और हमारा जीएसआई जो है 171 साल पुराना है। उसमें भी हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो 45 साल पुराना है, और 45 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहली महिला हूँ जो किसी डिवीजन को हेड कर रही हूँ। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, जैसा कि मैंने कहा, दुनिया का कोई भी इतना बड़ा जियोलॉजिकल सर्वे नहीं है जिन्होंने औरतों को इतना ज्यादा जगह दिया है। हमारे यहाँ मोर देन 40% औरतें हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि
मैं इंस्पिरेशन हूँ किसी के लिए एक पद पे। जब भी होगा नाम तो आप फर्स्ट है एक लेडी के नाम पे। तो इतना आसान तो नहीं है अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को बना के रखना। ऑब्वियसली जब मुझे याद है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा फील्ड होता है, तो फील्ड जाने के लिए आप ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अपने क्लास में अकेली लड़की थी, मेरे साथ आने के लिए कोई लड़की होनी चाहिए। तो हमारे टीचर्स ने कहा नहीं नहीं आप ऐसे कैसे आ सकते हो, आपको घर से परमिशन लेके आना पड़ेगा, आप लिखवा के लाइए, नहीं तो आप किसी रिलेटिव को साथ में लेके चलिए, नहीं तो किसी फ्रेंड को लेके चलिए। मतलब इतना प्रॉब्लम था वो चीज, क्योंकि उस टाइम वो इतना डरते थे कि एक अकेली लेडी को हम लेके अपने साथ कैसे जाए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हमारी इनके प्रति जवाब ज्यादा है, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी कौन देखेगा। तो इनके पेरेंट्स की तरफ से जब तक परमिशन नहीं मिलेगा मैं इनको परमिट नहीं कर सकता हूँ। ये सब इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। और मैं बहुत छोटी सी जगह से पढ़ा है, लेकिन मैं पीछे जब से 1.5 साल से मैं टीआई में देख रही हूँ, मैंने 12 से ज्यादा ट्रेनिंग कंडक्ट कराया है। सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए ही नहीं कराती हूँ, विदेशियों के लिए भी कराती हूँ। और आपको जान के बहुत वो होगा कि एक पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमने ऑनलाइन कोर्सेज कराया, ट्रेनिंग कराया, बहुत सारे अप्रिशिएशन मिले, एंड कम से कम 1200 से ज्यादा लोग हमारे ट्रेनिंग से फायदा ले चुके हैं। तो यस, और मेरे जो इंस्पिरेशन है बेसिकली जो कहते हैं शुरुआत घर से होती है, आपके पेरेंट्स, आपने मदर फादर को कैसे देखे हैं। मेरे फादर हमेशा सपोर्टिव थे, और मेरा ऐसा मानना है कि सोसाइटी में बदलाव तभी होगा जब मेल्स अपनी सोच बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि घर के जो पिलर्स हैं वो मेल है। इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो मेल्स की तरफ से होता है, महिलाओं का अभी भागीदारी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मेल्स का है। तो मेल्स जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम चेंज नहीं हो सकते हैं। तो मेरे फादर का सोच ऐसा था कि हमारी मदर ने जॉब किया, हम लोग के पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उन्होंने जॉब किया, तो हमारे लिए ऑब्वियसली वो लोग एक आइडियल है। और उसके साथ साथ अगर ऐसे देखने जाइए तो मैं स्वर्गीय श्रीमती और अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत पसंद करती हूँ। उनको आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा जाता था, तो मैं रियली उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनको पसंद करती हूँ, उनके बोलने से लेके उनके एक्ट से लेके मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं चित्ररेखा साहू मैम, जो कि अभी आइजर मोहाली में पीएचडी कर रही हैं। तो वेलकम चित्ररेखा मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम चित्ररेखा साहू है और मैं आइजर मोहाली में पीएचडी कर रही हूँ। ये फर्स्ट ईयर है मेरा। मुझे भी ऐसा मतलब लाइफ में कुछ स्ट्रगल इतना ऐसे नहीं करना पड़ा कि गर्ल्स और बॉयज को लेके नहीं करना पड़ा, बट मैं देखी हूँ ऐसा बहुत सारा हुआ है। मतलब मैं भी एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं 5th क्लास तक अपना 5th क्लास तक गाँव में पढ़ी हूँ। फिर ऐसा हुआ है उस केस में, और मेरे लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि मुझे क्या करना है। और मुझे अभी लगता है कि शायद वो डिसीजंस मेरे लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं अभी जहाँ जितना भी थोड़ा भी आगे बढ़ी हूँ उतना भी शायद नहीं होती। तो 5th क्लास में भी ऐसा हुआ था कि 5th क्लास तक मैं गाँव में पढ़ी। फिर घर में था कि मुझे मेरे आस-पास स्कूल नहीं थे ऐसे अच्छे कि मैं अगर मुझे जाना है तो 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा साइकिल चला के। और घर वालों को थोड़ा इनसिक्योरिटी था कि आएगी-जाएगी, ऐसे पढ़ेगी, थोड़ा-सा था। तो मेरे लिए भी ऑप्शन आया कि या तो तू यहाँ पढ़ या फिर तू मामा घर चल दे ऐसा। वहाँ पे थोड़ा सेफ है। तो मैं भी मुझे डिसीज़न लेना था कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। तब मैं डिसीज़न ली नहीं मुझे पढ़ना है, मैं चली जाती हूँ ऐसा। और शायद एक्साइटमेंट भी था जैसे बच्चे रहते हम रहता है मामा घर जाना है वहाँ पे तो अच्छे से ही रहेंगे ऐसा। तो फिर मैं वहाँ चली गई और कुछ दिन तो मैं अच्छे से पढ़ी। फिर लगा कि नहीं मैं नहीं रह पाऊँगी घर से दूर तो मुझे नहीं रहना है ऐसा करके। फिर कुछ दिन रोई भी मैं। फिर बाद में हुआ ये कि फिर मैं खुद को समझाने लगी नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे पढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो मुझे रहना पड़ेगा। तो और सही भी था वो डिसीजन, क्योंकि मैं वहाँ रहती तो वहाँ शिक्षा का उतना वो नहीं है, मतलब माहौल नहीं है उतना पढ़ने का, और अभी भी मैं देखती हूँ वहाँ नहीं है ऐसा। तो तब से मेरे माइंड में ये रहा है कि मैं आगे बढ़ के कुछ पढ़ूँगी और कुछ करूँगी और मुझे वो शिक्षा का स्तर वहाँ सुधारना है। तो ये सब था फिर आगे, और मेरा ये बचपन से वो सपना भी नहीं था कि मैं पीएचडी करूँगी, इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था पीएचडी होता क्या है। तो आगे बढ़ी मैं फिर जीजीयू से मैं मेरा 12th तक तो मैं मामा घर में पढ़ी रायगढ़ से। और फिर उसके बाद जीजीयू में मेरा बीएससी और एमएससी दोनों हुआ। उसके बाद तब भी था कि मैं एक बार बाहर गई समर इंटर्नशिप के लिए। तब मैं वहाँ शायद बाहर लोगों को देखी और फिर लगा मुझे कि यार इन लोग को कितना आता है, इन सबको तो ये सब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं पीएचडी कर पाऊँ। ऐसा मेरे मन में आता था।
मैं फिर भी वहाँ रुकी, मैं देखी, मुझे इनफैक्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आता था, फिर मैं वहाँ बैठती थी। मन में डर रहता था कि शायद टीचर कोई क्वेश्चन कर ले और मुझे तो कुछ पता नहीं है, ऐसा रहता था। पर फिर भी मैं वहाँ रुकी और मैं जब वहाँ से आई तो मुझे बहुत चेंजेस दिखे खुद में, कि मुझे लग रहा था वहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता है, पर मैं यहाँ पे देखने लगी कि नहीं, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। और तब मेरा इंटरेस्ट आया कि नहीं, मैं पीएचडी कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। और फिर तब से एक जुनून ही बन गया कि नहीं, मुझे करना है पीएचडी। और फिर मैं अब यहाँ पीएचडी कर रही हूँ। इस कड़ी में हमारी नेक्स्ट गेस्ट है डॉक्टर अर्चना कुमारी मैम। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करेंगी। मैम की शादी 12th में हो गई थी और 12th में शादी होने के बाद इन्होंने अपनी यूजी की, अपनी पीजी की और उसके बाद नेट क्वालिफाई करके पीएचडी किया और उसके बाद फिर वो अभी एसोसिएट प्रोफेसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। तो मैम प्लीज ज्वाइन कीजिए एंड वेलकम है मैम और अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। धन्यवाद मधु। सर्वप्रथम मैं तुमको धन्यवाद देना चाहूंगी कि तुमने मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल किया और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो जैसा कि आपने मेरा नाम बता ही दिया है, तो एक्चुअली मेरे पिता बेसिकली बिहार के हैं, लेकिन 1987 से वो रांची में सेटल हो गए हैं। और अगर मैं अपने ससुराल की बात करूं तो मेरी शादी झारखंड देवघर में हुई है। तो इस तरह से मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और यदि मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं तो मेरी 10th तक की जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है और 10+2 मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया है। और बाकी 10+2 के जस्ट बाद मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, उसके बाद तुरंत बाद मेरी शादी हो गई और बाकी आगे की पढ़ाई मैंने शादी के बाद की, ग्रेजुएशन, मास्टर, नेट, पीएचडी जैसे आपने बताया। और उसके बाद में टीचिंग प्रोफेशन में आ गई और इस प्रोफेशन में मैंने लगभग 8 साल अरुणाचल प्रदेश में काम किया, फिर 7 साल मैंने बिलासपुर छत्तीसगढ़ में काम किया और वर्तमान में मैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर हूँ। हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है वो मेरी टीचर है। मैंने 11th-12th उनसे केमिस्ट्री पढ़ी है। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं शांति कुमारी मैम, जो कि हाई स्कूल में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हैं। तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं शांति मैम से चाहूंगी कि वो आए और अपना इंट्रोडक्शन दें। आप सभी को नमस्कार। मधु को डबल ट्रिपल थैंक्स कि मधु ने एक तो इतनी ग्रेट महिलाओं से मिलाया और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और दूसरा कि मधु ने सभी एज ग्रुप महिला को शामिल किया है। यहाँ तक कि मैं रिटायर्ड हो गई हूँ, मुझे भी इन्होंने शामिल किया है। इसके लिए और इतना अच्छा मौका दिया मुझे सभी से मिलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही उन्नति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जहाँ तक मेरा परिचय है तो शांति कुमारी, मैं बिहार के +2 विद्यालय की रिटायर्ड प्रधानाध्यापिका कहने हूँ और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा यूपी में हुई है और प्रारंभिक शिक्षा बेसिक प्राइमरी पाठशाला में हुई 60 के दशक में। उस समय महात्मा गांधी का वो बेसिक क्राफ्ट, ड्राइंग इत्यादि की बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो हम लोग की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में हुई, लेकिन बहुत ही रोचक ढंग से हुई है कि उस समय मिट्टी के खिलौने बनाना, फल बनाना और ड्राइंग पर बहुत ध्यान दिया जाता था और पहाड़ा याद कराया जाता था और वो पहाड़े आज तक भी याद हैं। तो उस समय की पढ़ाई बहुत अच्छी ढंग से हुई थी। उसके बाद इंटरमीडिएट तक पढ़ाई फिर सरकारी विद्यालय में ही हुई और वहां से निकलने के बाद बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड इत्यादि गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया मैंने। और इस पूरी पढ़ाई के दौरान कभी भी ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। और शादी भी बहुत ही सपोर्टिंग परिवार में हुई। मैं शादी के पहले से ही जॉब में थी और यहाँ आने के बाद बिहार में फिर परमानेंट जॉब मिला, तो विद्यालय में मैं +2 विद्यालय में ही पोस्टिंग हुई और करीब
कुछ सालों के बाद मैं 10 साल +2 की इंचार्ज रही और उसके बाद अपने सर्विस पीरियड के आखिरी 3 साल मैं प्रिंसिपल के रूप में रही हूँ। और जब इस दौरान मैंने सार्वजनिक अवकाश के अलावा कोई भी छुट्टी नहीं ली। और मुझे लगता है कि इन 3 सालों में जो मेरा योगदान था, वो 5-6 साल के बराबर रहा होगा। वाह! यस, यस मैम, और ज़रूर बोलूँगी। और पूरी सर्विस लाइफ पीरियड में हर वर्ष बहुत कुछ लड़कियां की मैं प्रेरणा स्रोत बनी थी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है और लड़कियां आकर अप्रिशिएट करती हैं। तो लगता है कि हाँ, हर साल नए-नए एडमिशन होते थे, नई बच्चियां आती थी और नया कुछ सीखने को मिलता था, सिखाने को मिलता था। अब इस कड़ी में हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है वो है डॉक्टर प्रीति थॉमस, जो कि अपनी पीएचडी कंप्लीट की है आईआईटी कोलकाता से एंड अपनी पोस्ट डॉक कंप्लीट की है आईआईटी दिल्ली से और अभी स्विट्जरलैंड से वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो डॉक्टर प्रीति थॉमस मैम, प्लीज ज्वाइन कीजिए और अपनी बैकग्राउंड के साथ अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। थैंक यू मधु, शुक्रिया मुझे इस फोरम में जोड़ने के लिए। जब आपके जूनियर्स आपको मैम बोलना शुरू कर दें तो सोचिए कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं। बट जोक्स अपार्ट, मेरी पढ़ाई, मेरी पैदाइश सब दिल्ली से है। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में की सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एमएससी पीएचडी कंबाइंड इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन किया आइजर कोलकाता में, जिसके दौरान मुझे एक एजुकेशनल इनिशिएटिव वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मौका मिला। हमने एक ऐसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम साइंस के प्रति उनके इंटरेस्ट को जगा सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। उसके अलावा भी एक आध वेंचर्स रहे, बट मोस्टली रिसर्च। और जिसके बाद मैंने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैंने आईआईटी दिल्ली में पोस्ट डॉक शुरू किया और अभी फिलहाल वो कंप्लीट करके मैं एक ब्रेक पे हूँ। पोस्ट डॉक एप्लीकेशंस देख रही हूँ, नई जगह पे अप्लाई कर रही हूँ। बट मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मुझे अभी तक जिन की भी बातें सुनने का मौका मिला, आई एम सो इंस्पायर्ड। मतलब इतनी खुशी हो रही है सबको देख के, सब एज ग्रुप, सब आई थिंक सब फील्ड्स ऑलमोस्ट। थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू जॉइन हियर। थैंक यू दीदी। अब इस कड़ी में हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं रामेश्वरी कुमारी मैम, जो कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी कर रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आएं और अपनी स्टोरी शेयर करें। सबसे पहले थैंक यू मधु फॉर दिस इनविटेशन एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे मधु ने बता दिया है, मेरा नाम रामेश्वरी गुप्ता है और मैं रायगढ़ जिले से हूँ, छत्तीसगढ़ से। और मैं एक छोटे से गांव की हूँ, रायगढ़ से। और गांव में ही गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पहली से 5वीं तक की पढ़ाई हुई है। उसके बाद गांव के बगल में एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पे मैंने 6 से 8 तक की क्लास की है, वो भी गवर्नमेंट ही स्कूल ही था। फिर उसके बाद हम लोग गाँव से 9th के बाद हम लोग को थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो वो है पुसौर विकास खंड में आता है हम लोग के जिले के, जो जिसके लिए हम लोग को साइकिल में जाना पड़ता है। तो इसी वजह से घर वाले थोड़ा डरते थे कि मतलब कि लड़की है साइकिल में जाएगी वाला, तो कोई फ्रेंड नहीं होंगे, तो ऐसे भेजने के लिए थोड़ा डरते थे। तो वही इसी टाइम पे मेरे बहुत सारे ऐसे क्लासमेट थे जो वही घर के काम में लग गए और पढ़ाई करना छोड़ भी दिए थे। और गांव था तो वहाँ पे उतना ज़्यादा पढ़ाई का माहौल नहीं था। फिर भी हम लोग को भेजे थे पढ़ाने के लिए, हम लोग पढ़े भी वहाँ से 9th से 12th तक पढ़े हम लोग। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे भी होती है जो 12th के बाद भी शादी, बहुत सारे लोगों का शादी भी हो गया, ऐसे उन लोग को आगे पढ़ने का ऐसा मौका नहीं भी मिला। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल भी करना नहीं पड़ा और घर वाले भेज भी दिए पढ़ने के लिए। और 12th के बाद मैं यहाँ गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर से अपना बीएससी और एमएससी पास की और उसके बाद मैं अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी कर रही हूँ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मैम, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान में 23% लड़कियां जो होती है वो पीरियड्स के कारण अपनी एजुकेशन को छोड़ देती है।
तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम पीरियड्स को गंदी चीज मानते हैं। पहले तो सोच बदलने की जरूरत है, लोगों को ये एक्सेप्ट करना है। इवन खुद मेरे एक्सपीरियंस से, मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, फैमिली एक्सपीरियंस, बट जहाँ पीरियड्स की बात आती है, मैंने भी सफर किया है। पीरियड स्टार्ट होता है, लड़की को शी शुड, मतलब उनको प्राउड फील करना चाहिए अपने लिए, लेकिन उनको फील कराया जाता है कि तुम गंदी हो गई हो, अब तो तुम दूर रहो, किचन से दूर रहो, मंदिर से दूर रहो। तो और जबकि लॉजिक इसका एक्चुअली ये है कि लड़कियों को काम नहीं करने देने का लॉजिक ये है साइंटिफिक, कि लड़कियां उस टाइम में बहुत थक जाती हैं। पहले लेडीज ही काम करती थी, तो लोग चाहते थे कि वो उन दिनों थोड़ा आराम करें, इसलिए ऐसा बोलते थे कि किचन में ना जाएं। उसको लोगों ने इतना गलत बना लिया है कि मेरे यहाँ तो नहीं, पर मेरी फ्रेंड्स के यहाँ मैंने देखा था कि कई लड़कियों को एक चादर दे देते थे और वहां आप बैठे रहो पीरियड्स के टाइम में। क्या उन लोगों ने कोई क्राइम किया है क्या? तो ऐसा होता है। और स्कूल छोड़ने की बात तो मतलब मतलब मुझे इतना, मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि पीरियड्स की वजह से कोई स्कूल छोड़े, जब हमारे इतने कैंपेन हो रहे हैं पैड्स वगैरह के बारे में। और लोगों को अपना थोड़ा माइंड ओपन करके बात करनी चाहिए कि एक्सेप्ट करो कि पीरियड्स बहुत अच्छी चीज है, नहीं आए तो प्रॉब्लम है, और इट्स जस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे हम सूसू जाते हैं, पॉटी जाते हैं, वैसे ये जस्ट एक अपना बॉडी का गंदा पार्ट है जो निकल रहा है, और नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम है। ये बात और हमको सबको ओपनली, इवन लड़कों से भी डिस्कस करना है, ताकि इसका हवा ना बने कि कोई बड़ी चीज है। पहले तो इसकी जरूरत है। और सेम थिंग, कोई भी चेंज करना है, आप तो बाहर जाओगे कोई आपको नहीं सुनेगा, पहले अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं हम, अपनी फैमिली को बोल सकते हैं, और फिर वही बढ़ते बढ़ते चीजें बढ़ेंगी। तो यही है मेरा थॉट्स, कि हमको चीजों को दबाने की बजाय ओपनली डिस्कस करना चाहिए, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई गलत चीज नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है। रेस्पेक्ट करो, ठीक है, तुमको लगता है कि किचन नहीं जाना, टेंपल नहीं जाना, फाइन, आपको लगता है तो हम मान लेंगे, लेकिन उसको गंदा फील कराना कि तुम बुरे हो, तुम्हारे टच करने से ये हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मतलब बैलेंस, कि अगर आप एकदम चेंज करने जाओगे कि हम टेंपल भी जाएंगे, तो पीपल विल गेट कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो सकती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया में जनरली कॉर्पोरेट जॉब में गर्ल्स नहीं जाती हैं, लेकिन आप कॉर्पोरेट जॉब में गई भी, और साथ में कई सारे जॉब आपने चेंज भी किए, इंडिया में भी आपने चेंज किए और आपने बाहर में भी चेंज किए। तो फिर ये कैसा रहा, आपको कैसा अनुभव रहा ये? मे बी मेरी थोड़ी अलग अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट इंडिया में कॉर्पोरेट यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनफैक्ट लेडीज को इतना नहीं देखा आईटी फील्ड में, मे बी डिफरेंट कल्चर है यहाँ पर। और दूसरा डिफरेंस वर्क कल्चर के सेंस में डिफरेंस में ये रहेगा कि मुझे यहाँ पर ऐसे अपने काम के लिए ज्यादा रेस्पेक्ट फील होता है। एंड मेरे लिए काम का है कि अगर हर किसी के अलग क्राइटेरिया होते हैं, पर मेरा ऐसा है कि अगर पैसे कम मिले तो भी चलेगा, बट रेस्पेक्ट होना, नॉट लाइक कि आपकी कोई पूजा करे, बट बेसिक सेल्फ रेस्पेक्ट, रिस्पेक्टिंग यू एज अ ह्यूमन, नॉट बिकॉज यू आर मतलब वुमेन हो इसलिए, या मैन हो इसलिए, या किसी कंट्री के हो, जस्ट ह्यूमन बीइंग हो, इसके लिए आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो चीज है। और मेन मतलब भी इतना मुझे नहीं फेस करना पड़ा, बट कई इंसिडेंट्स आए जब जैसे कभी कुछ अच्छा कुछ प्रोजेक्ट मिला या कुछ हुआ, तो कुछ कलीग्स ने, कुछ जेलस कलीग्स ने जस्ट कमेंट किया, तुमको क्यों मिला, तुमको ही क्यों मिला। तो मे बी अभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने उनको आंसर क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में शायद मैं डर जाती थी कि क्या मेरी गलती है। लेकिन अब मे बी शायद थोड़ा मेच्योर होके और एनालाइज करके सिचुएशन लगता है कि ऐसे लोगों को कभी चुप रह के नहीं लेना चाहिए, आंसर करना चाहिए। मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने हार्डवर्क किया, मैं डिजर्विंग हूँ, तुमको नहीं मिला क्योंकि तुम दूसरों को देखते रहते हो बस। तो आप इंडिया के कल्चर और वहाँ के कल्चर में जो लड़कियां हैं जो बढ़ रही हैं, उसकी थिंकिंग में हमने कुछ डिफरेंस देखा, या जो वर्किंग वुमेन है उसके? बहुत, कि यहाँ मे बी हर कंट्री अलग अलग होती है। स्वीडन एकदम अलग है, अगर आप गूगल करोगे तो स्वीडन में मतलब 50-50 है, और इतना ज्यादा है यहाँ का वुमेन इंडिपेंडेंस कि लोग डर के स्वीडिश लेडीज से शादी भी नहीं करते हैं आजकल। यहाँ स्वीडिश में इतना ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों के यहाँ हर चीज 50-50 जैसे, मतलब जैसा आइडियल वर्ल्ड में हम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा है। और इस तरह का है कि जैसे
एक बार एक कलीग को मैंने जेनरिक कमेंट किया था कि उसको बेटा था और बेटी हुई थी, तो जेनरिक कमेंट किया था कि बेटा और बेटी का वो फेज डिफरेंट होता है। दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन, मतलब ग्रोथ फेज की। तो उसने मुझे इतना बैड रिप्लाई किया कि हमारे यहाँ स्वीडन में हम लड़के लड़की में डिफरेंस नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैटरनिटी लीव पैटर्निटी लीव होती है यहाँ पर 2 साल की मिलती है और मम्मी डैडी दोनों को शेयर करना ही है। पापा को एटलीस्ट 6 मंथ्स तो छुट्टी लेना ही है। ऐसा नहीं है कि माँ अकेले छुट्टी ले रही है। इनफैक्ट कई तो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि मतलब मम्मी बर्थ के लिए ऑफ कोर्स मम्मी ही चाहिए, वो तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मम्मी ने बच्चे को बर्थ दिया और अगर हेल्थ अच्छी है तो तुरंत ऑफिस ज्वाइन कर लिया तुरंत, और फिर डैडी ने पैटर्निटी लीव स्टार्ट कर ली डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इनफैक्ट मेरे मैनेजर ने किया था ऐसा। और फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि आप लीव ले रहे हो मैटरनिटी और पैटर्निटी तो आपके करियर में आप कहीं पीछे हो गए हो, बल्कि आने के बाद आपको प्रॉपर वही रोल मिलेगा। अभी मेरी खुद की जो मैनेजर है अभी करंट में, वो 2 साल तक मैटरनिटी लीव में थी 2 इयर्स की, और वापस आई तो उनको वापस मैनेजर पोजीशन में ही दिया। ऐसे नहीं बोला कि तुम 2 साल से अलग दूर जगह हो। तो इनफैक्ट वो जब वापस आ रही थी तो हमारे ही एक मेरी टीम में ही एक पाकिस्तानी कलीग है, और ऑफ कोर्स उनकी भी सोच अपने इंडियन लोगों की जैसी ही होती है। उन्होंने कमेंट किया कि कैसे मैनेजर बना सकते हो किसी को जो 2 साल छुट्टी पे रह के आए। तो ये जो चीज़ है बहुत बिग इश्यू है। वो इंडिया में भी मैंने देखा था कि अगर आपका एक बार बच्चा हो गया तो लोग समझते हैं कि आप बस घर पे ही रहोगे, आपको प्रमोशन वगैरह में नीचे मतलब रखेंगे, कि उनको लगता है कि ये तो सिर्फ बच्चे को देखने के हिसाब से ही जॉब कर रही हैं, उनके टाइम के हिसाब से रहेगा, तो इनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत बैड फील हुई। इनफैक्ट मेरी तो कुछ कलीग्स ने मुझे लिटरली समझाने की कोशिश की कि हम लेडीज़ हैं कॉर्पोरेट में, आईटी में, एल&टी इन्फोटेक में, कि हम लेडीज़ हैं, हमको बच्चे के साथ जॉब करना रहता है, तो अगर प्रमोशन भी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमको एक्सेप्ट करके रखना चाहिए, हमारी जॉब तो सेफ है, हमको सैलरी मिल रही है। ये जो एटीट्यूड है मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो ये इंडिया का, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है, और ये होता है भले लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। पाकिस्तान में ये बोला जाता है इंडिया में कि जो बच्चे होते हैं वो माँ की ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ, तो इसीलिए शायद 48% जो माँ बनने के बाद ही वुमेन्स अपना जॉब छोड़ देती है, मे बी ये कारण है। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे भी बोल दिया जाए कि नहीं, पिता को भी वो लीव लेनी ही पड़ेगी, बच्चों की देखभाल करनी ही पड़ेगी? तो जैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज एक ऐसे झटके में चेंज नहीं होती है, जैसे बाकी सारी चीजें धीरे धीरे चेंज हुई है, तो एक स्टेप लेना है, और ऐसे अचानक से कोई बोलेगा तो कोई करेगा नहीं, तो धीरे धीरे हमको स्टार्ट करना है। और चेंज आ रहा है। पहले जैसे हम जब बच्चे थे, आपको याद होगा कि हमारे पापा लोग अपने इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे, मतलब वो पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन आजकल के जो डैड है, इवन इंडिया में भी, कि उनको अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानना है, और कई डैड में, और मतलब थोड़ा कल्चर चेंज भी हो रहा है। कई बार वो लोग घर में रुकते हैं, माएँ जाती है, होता है, धीरे-धीरे हो रहा है। तो एक स्टेप है, और हमको कॉन्शियसली उस चीज़ के ऊपर, और नॉट जस्ट लेडीज़ के अकेले से नहीं होगा, लड़कों को भी ये समझना होगा कि ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसे चेंज आ सकता है, और तुरंत नहीं आएगा, और धीरे-धीरे ही आएगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। चलो ठीक है, देन थैंक यू सो मच। डॉक्टर निशा मैम से, तो मैम आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि आप जब फील्ड वर्क में गई तो आप अकेली महिला थी, अकेली लड़की थी, अपने एमएससी अपने मास्टर से ही, तो उस फील्ड वर्क में आपको क्या दिक्कत आई थी? एक महिला, और वो भी जियोलॉजिस्ट हो, भूवैज्ञानिक हो, अपने आप में चैलेंजिंग है। और हमारे देश का क्या, बाहर की कंट्रीज में भी औरतों के प्रति थोड़ा सोच जो है वो अलग है, और हमारे देश में सोच बिल्कुल ही अलग है, इतना ओपन नहीं है। और खास करके एक महिला अपने साथ 2 लेबर, एक ड्राइवर और एक मेल कलीग को लेके चले, और वो भी सुनसान रास्तों में, पहाड़ों में, ठीक है, और इंटीरियर्स में, तो लोगों के लिए हम क्या है ना, आश्चर्य हैं, ये कौन है, क्यों घूम रहे हैं, ठीक है। या तो वो आपको हीरो हीरोइन समझेंगे किसी पिक्चर का, या तो आपको देखने के लिए पूरी की पूरी जनता की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे फील्ड में है जहाँ पे आपको इंटीरियर्स में जाना है, हिल्स पे चढ़ना है, क्लाइंब करना है, और हमारे काम का मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, आपको विलेज रिमोट एरियाज में जाना है जहाँ दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है, तो आपको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो सकती है। आपका वर्क ऐसा है तो फील्ड मैंडेटरी है, ठीक है, जिसमें आपको जाना ही जाना है। तो आपकी चाहे पीरियड्स का टाइम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं, आपको उसमें मैनेज करना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको हेवी फ्लो है, आपको आप चाहते हो कि आप चेंज करो टाइम फ्रिक्वेंटली, बट आपके पास ऑप्शन है, क्या बोलोगे अपने कलीग को, क्या बोलोगे अपने ड्राइवर को कि नहीं नहीं अब तुम जो है कि थोड़ा साइड लगाओ, मुझे जाना है। मेल्स के बारे में हम जानते हैं कि अच्छा वो कहेंगे थोड़ा साइड रोक दो, तो एवरीबडी नोइंग कि वो जाएंगे और जाके अपना होके आ जाएंगे। बट लेडीज के लिए ये रियली चैलेंजिंग है। दूसरा है कि आप इंटीरियर्स में जाते हैं, नक्सलाइट एरियाज में जाते हैं, रिमोट एरियाज में जाते हैं, तो आप देखने की चीज जो कौन आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कौन कर सकता नहीं कर सकता, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ये डर है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां लोगों ने बंधक बना लिए हैं, ठीक है, लेडीज को, कि बच्चा चोर है या गांव में चले आए हैं, अननोन लोग हैं। तो ये रियली लेडीज के लिए डिफिकल्ट है। वही आप एज ए लेडी अगर सोचने जाओ तो मेल्स के लिए शायद अगर आप बंधक कोई बना लेता है तो उतना सोशल टैबू नहीं है, लेकिन अगर किसी लेडी को कोई बंधक बना के रख दे तो बहुत बड़ा सोशल टैबू है, कुछ भी ना हुआ हो लेकिन लेडी को ही आपको कल्पित समझा जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग है और इतना आसान नहीं है। और जो औरतें इस तरीके की जॉब में है उनको अपने फैमिली को भी मैनेज करना होता है, और फैमिली को ये समझाना, प्रॉब्लम आप अपने हस्बैंड को समझा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार आपके आसपास के लोगों को समझाना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है। तो इसमें क्या है कि मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेल्स को अपना सोच बदलना है, सोसाइटी को अपना सोच बदलना है, और वो सोच एक दिन में कभी भी नहीं हो सकता है, ये टाइम लगेगा, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। मधु। तो मैम, चूंकि आप 14 ईयर्स से सेम फील्ड में हैं, तो लगातार 14 साल से आप फील्ड में जा रही हैं, काम कर रही हैं, और लगातार ये चल रहा है आपका, तो इस पूरे इंटायर पीरियड में आपका मोटिवेशन क्या रहा? मेरा मोटिवेशन सिर्फ यही है, हम किसी से कम नहीं है, और अगर मेरे मेल कलीग्स कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा फिजिकल लुक ऐसा है, मैं लेडी हूँ इसलिए नहीं कर सकती हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा मेंटल लेवल उनसे कम नहीं है, मेरा स्ट्रेंथ उनसे कम नहीं है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर मेरा मेल कलीग कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं पिछले 14 साल से इस फील्ड में हूँ, मेरे 10 ईयर्स में कंटिन्यूसली फील्ड काम किया है, और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरी कोई भी लेडी पार्टनर नहीं थी। मैं कर्नाटका में काम किया, मैं राजस्थान में काम किया, मैंने जो है कि पूरा कर्नाटका छाना इनफैक्ट, ठीक है, लेकिन मेरा मेल, सारे के सारे मेल कलीग्स थे, एंड उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैडम पीछे थी कभी, क्योंकि हमें क्लाइंब करना पड़ता है, हमें चलना पड़ता है जंगलों में, कभी कांटे लगते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे मेल कलीग ने कभी ये नहीं कहा कि मैडम हमसे पीछे चलती, हम आगे चलते हैं। मैंने कभी नहीं, मैं आगे चलूंगी तुम पीछे चलोगे, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं आपसे कम नहीं हूँ, आपसे अगर कम नहीं हूँ तो आपसे पीछे भी नहीं रहूंगी, आपके बराबर चलूंगी, आपसे आगे नहीं जाऊंगी तो आपके बराबर चलूंगी, लेकिन आपसे कम नहीं हूँ। तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कर सकती हूँ, अपने में आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं। क्या प्रॉब्लम है, हमारे क्या मेंटल लेवल नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकल लुक है, हमें ऐसा गॉड ने बनाया है, तो हमने बनाया है तो हम तो कर सकते, वो मेल्स नहीं कर सकते, तो अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। मैम, जैसा कि आपने बताया ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट फीमेल जो उस पोस्ट पे गई, तो ये जो फर्स्ट फीमेल, ये जो वर्ड है ना, अपने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो वो फर्स्ट वुमेन वाला वर्ड आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है आप? सच बताओ तो कभी सोचती नहीं हूँ, लेकिन जब इंटरेक्शन होता है और अपने लेडी कलीग से या बाकी, जैसे मधु ने भी कहा कि आप मेरे लिए मोटिवेशन है, मेरे लिए इंस्पिरेशन है, तो मुझे नहीं पता है कि मैं कितने लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ। मैं उस सोच से तो कभी भी नहीं गई, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मेरा सिलेक्शन हुआ, बिकॉज हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी सिलेक्शन नॉर्मल नहीं होता है, उसमें आप खुद के ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उसमें बकायदा आपका प्रोफाइल देखा जाता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद ये सिलेक्शन होता है। तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे फर्स्ट लेडी बनना है, इसलिए जाना है, ठीक है, मुझे ये ऑप्शन मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, मैं कोशिश किया कि प्रॉब्लम मेरा भी हो जाए। तो आप इंस्पिरेशन है किसी के लिए, आपको खुद भी पता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि उनको, वो मुझे देख के इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि अगर मैम इस लेवल में है कंटिन्यूअसली, इवन लेडी होने के नाते भी, क्योंकि औरतों का एक है
कि शादी, आपने जॉब कर लिया लेकिन एक टाइम के बाद आपको शादी करनी है और एक बच्चा करना है, और बच्चा आपने किया तो हमारे कंट्री में, जैसा कि हमारी दिव्या मैडम बता रही थी कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, आपको मैटरनिटी लीव पे जाना है तो आपका करियर खत्म हो गया। और हमारे यहाँ इंडिया में जो सिस्टम है कि आपका अगर बेबी के लिए आप चले गए मैटरनिटी लीव पे तो आपका तो करियर खत्म है, आपकी एक्सपर्टाइज खत्म है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कहीं इधर उधर टाइम पास करने के लिए लगा देना है, ठीक है, जिसमें जिस नाम के लिए आपको रखना है। तो एक एक्सपर्टाइज डेवलप करना, एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं फॉर्चुनेट अपने आप को फील करती हूँ कि मैं कंटिन्यूअसली एक ही फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं उस डिवीजन को ही हेड कर रही हूँ आज के डेट में, और ये बहुत कम लोग के साथ होता है। और हर महिला को अपने आप को बहुत ही प्रूव करना, कितना भी अच्छा काम करे, शायद 2 साल काम करने वाले मेल पर्सन को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जितना कि आपको नहीं मिलेगा। तो आपको हर कदम पे अपने आप को प्रूव करना है कि आप किसी से भी बेटर है। ये हमारे लिए ये है क्योंकि हमारा सोसाइटी, हमारा बाकी सिस्टम उस तरीके से काम करता है। और जैसा कि दिव्या जी ने बताया कि आप लेडी है इसलिए लोग सोचते हैं कि बिकॉज आप लेडी है इसलिए आपको मिल रहा अपॉर्चुनिटी, नहीं, हम लेडी हैं, आपसे ज्यादा तिगुना मेहनत करते हैं, हम घर का फ्रंट देखते हैं, हम ऑफिस का फ्रंट देखते हैं, अपने हर वो प्रॉब्लम्स के साथ भी स्माइलिंग फेस लेके खड़े होते हैं, कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं और वो नहीं कर सकते हैं। तो मैम हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो पुरुष होते हैं वो महिला को बड़े पोस्ट पे नहीं देख सकते हैं, और अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो जो मेल होते हैं वो फीमेल बॉस ये स्वीकार नहीं करते। तो फिर आप कैसे इन सब चीजों को मैनेज करती हैं, और इसको अगर ऐसा है तो कैसे ठीक कर सकते हैं इन सब चीजों को? मतलब ये आधा सच है एक्चुअली। वो फीमेल को पसंद करते हैं जब वो उनकी बात सुने, वो उस फीमेल को पसंद नहीं करते हैं जो ये कहे कि यू डू दिस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने वाली महिला वो पसंद नहीं करते हैं, उनको उनकी जी हजूरी करने वाली महिला ही चाहिए। मेल को अपना सोच बदलना है बेसिकली, और वो सोच उनके घर से शुरू होगा कि अपने घर से अपने माँ को कैसे सम्मान देना है, अपनी बहन को कैसे सम्मान देना है, अपनी वाइफ को कैसे सम्मान देना है। और वो उसके लिए सिर्फ मेल्स जिम्मेदार नहीं, हमारा पूरा सोसाइटी जिम्मेदार है, क्योंकि हमें शुरू से बचपन से इस तरीके से किया जाता है कि आप किसी लेडी के साथ काम कर या लेडी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आप बेसिकली मेल है ही नहीं, ठीक है। वो जो सोच है कहीं ना कहीं आपके पढ़े लिखे लोगों में, अनपढ़ लोगों में, हर किसी के दिमाग में है। मेल्स जो पढ़े लिखे वो शायद उस तरीके से शो नहीं करते हैं, लेकिन उनको इस बात का बहुत फील होता है कि उनकी बॉस लेडी है, और उस सच को एक्सेप्ट करने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है। और हाँ, एज ए लेडी बॉस आप अगर हैं तो आपके लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि आप नॉलेजेबल हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, उनसे बेहतर हैं, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। नहीं तो आपके लोग आपके फिजिक के ऊपर ही के सोच के कि आप महिला इसलिए कॉम्पिटेंट नहीं है, आपके सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आप के अंडर वो काम करने में रिलेक्टेंट होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन वो बदलाव अभी बहुत टाइम लगेगा हमारे कंट्री में एटलीस्ट। अब मेरा क्वेश्चन होगा अर्चना मैम से। तो अर्चना मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि आपने 12th में आपकी शादी हो गई एंड फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर नेट क्वालिफाई करके फिर आपने पीएचडी की। तो मैम ये जो सफर रहा आपका, तो ये सफर बहुत आसान तो नहीं रहा होगा, ये सबको पता है। तो ये सफर में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई? कुछ मोमेंट्स आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मेरी शादी 10+2 के बाद तुरंत हो गई थी। मेरी पढ़ाई और इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी मेहनत, लगन और त्याग के अलावा मेरे परिवार का बहुत योगदान रहा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई के प्रति रुचि शुरू से ही रही है। और मैं ये बात बताना चाहूंगी कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे पढ़ाई के लिए कभी डांटा या मारा नहीं। और मेरे पापा आर्मी में थे, और मुझे याद है कि जब वो सुबह पीटी के लिए उठते थे तो मुझे पहले से उठकर पढ़ते हुए देखते थे तो बहुत खुश होते थे। मेरा भी एक बेटा भी है, और शादी के बाद मेरा बेटा हुआ ग्रेजुएशन में, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही। तो वो समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का था, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए मुझे अपने 6 महीने के बेटे को मुझे उसके गाँव में भेजना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ थी और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, कॉलेज जाना है, फिर घर के भी काम देखने हैं। तो फिर
मैंने अपने 6 महीने के बच्चे को अपने से अलग करके लगभग वो जब 1 डेढ़ साल का हुआ, तब फिर वो मेरे पास आया। फिर मैंने मास्टर डिग्री किया। मास्टर डिग्री में भी मेरा वही रहा, मैं मास्टर डिग्री मैंने रांची यूनिवर्सिटी रांची से किया है और मैं हॉस्टल में रह रही थी। तो उस समय मेरा बेटा यूकेजी में पढ़ रहा था। वो अपनी मेरे मम्मी-पापा के पास यानी अपनी नानी के पास था। मैं हॉस्टल में थी, मेरे पति जो है वो देवघर में थे। तो अपने छोटे बच्चे से दूर रहना एक माँ के लिए बहुत बड़ी त्याग की बात है। लेकिन मुझे कुछ पाना था, मुझे कुछ पहुँचना था, कुछ मुकाम तक पहुँचना था ताकि मैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकूँ। उनको ये बतला सकूँ कि नहीं, लड़कियाँ भी आगे पढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और इसके लिए मुझे त्याग करना पड़ा, मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ी और अ, उसके बाद फिर मैंने जॉब जॉइन किया। उस समय भी मेरी यही हालत थी कि मैं अरुणाचल प्रदेश में थी, मेरा बेटा रांची में, मेरे हस्बैंड देवघर में थे। तो लेकिन मुझे पता था कि मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, मेरा त्याग, मेरा बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। और उसके बाद क्लास 4 से हम लोग तीनों साथ में रहे। उसके बाद मैंने बताया कि मैं बिलासपुर में आ गई। मेरी अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरी अचीवमेंट ये नहीं है कि मैं आज इस पोस्ट पे जो हूँ वो मेरी अचीवमेंट है। मुझे लगता है मेरी अचीवमेंट वो है जो मैं अपने ससुराल में देखती हूँ। मेरे ससुराल में मुझे देखकर माता-पिता और गाँव मोहल्ले के लोग अपनी बेटियों को ही नहीं बल्कि अपने बहुओं को भी आगे शादी के बाद भी आगे पढ़ने, आगे बढ़ने के लिए सहयोग देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़की, अगर वो आगे पढ़ना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो अपने बुलंद हौसलों से, कड़ी मेहनत से आगे बढ़ सकती है। लेकिन परिवार का सहयोग तो ज़रूरी होता है। अगर परिवार का सहयोग होता है तो रास्ता थोड़ा सरल हो जाता है। संघर्ष तो है लाइफ में हर अ, स्पेशली मैं अगर वुमेन की बात करूँ तो मेल के बनिस्पत उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होती है। कहा गया है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो बस आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, लेकिन बिल्कुल, अगर आप एक बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप 2 परिवार को शिक्षित करते पूरे हैं, समाज, पूरे पूरे समाज, परिवार को। 2 बिल्कुल। परिवार को और पूरे समाज को शिक्षित करते हैं और यही चीज़ आपने कर दिखाया है कि आप शिक्षित हुई तो आप बहुत सारे महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं और बहुत सारे लोगों की सोच पर बदली है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि ग्रेजुएशन में आप माँ बन गई थी और हमारी सोसाइटी में एक चीज़ ये ऐसी है कि जब कोई माँ बनती है और वो अपने बच्चे को अलग रख के अपने करियर पे फोकस करती है, तो दूसरी जो महिलाएँ हैं, जो माँ हैं, वो ज़्यादा ताना कसती है, "कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे को अलग रख रही हो, तुम्हारे लिए करियर इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें ये समझना चाहिए।" तो ये सब जो इमोशनल अत्याचार टाइप जो होता है ना, उसको कैसे आपने ओवरकम उसको कैसे ओवरकम किया आपने? हाँ, जो बात आपने बताई वो सही है। मुझे भी ये बातें सुननी पड़ी क्योंकि जब वो मैंने उसको गाँव भेजा। मेरा गाँव और जहाँ पे मैं पढ़ रही थी देवघर में बस 9 किलोमीटर की दूरी है। तो मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मैं दूसरे दिन फिर गई उससे मिलने, तो मुझे गाँव के लोगों ने बहुत ताना दिया कि क्यों आई हो? जब तुमको बच्चे से लगाव नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी ने बोला मुझे अपने बच्चे को गोद दे दो क्योंकि जिनको बच्चे नहीं थे। बहुत सारी बातें मुझे सुनने के लिए मिली। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने कुछ नहीं बोला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। क्योंकि मेरे लिए अपने बच्चे से अलग रहना ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही तकलीफ की बात थी। लेकिन लोगों की बातों को अगर मैं सुनती या दिल पर रखती तो शायद मुझे बहुत ही तकलीफ होती। लेकिन मुझे मेरे परिवार से बहुत सहयोग मिला और इस बात के लिए मुझे बहुत हिम्मत भी मिली कि मैं जो भी कर रही हूँ शायद अपने परिवार के लिए कर रही हूँ और मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो वो इस बात को रियलाइज़ करेगा कि मेरी मम्मी ने कितना अ, त्याग किया है। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि आप समझ सकती हैं कि हुँ, जब हुँ। बच्चा खुद आपको पहचानना शुरू करता है, वो बैठना भी नहीं सीखा था, वो चलना भी नहीं सीखा था और मैं देख नहीं पाई वो कैसे खड़ा होना सीखा, कैसे चलना सीखा। तो ये सब बातें बहुत ही इमोशनल तो हैं और लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन मेरे परिवार ने कुछ नहीं बोला लेकिन
आप अगर आप समाज में रहते हैं तो समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, तो आपको बातें सुननी पड़ती है, लेकिन अगर आप उनकी बात को सुनकर अपना काम रोक देते हैं तो ये आपकी बुद्धिमानी नहीं है। आपको अपने लक्ष्य के बारे में, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सोच करके आपको आगे बढ़ना है। मतलब कि बेसिकली एक प्रॉपर अगर फैमिली सपोर्ट हो तो हम किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर बिल्कुल। सकते हैं, राइट? लेकिन एंड मैम, इस सपोर्ट के लिए मानसिकता बदलनी पड़ेगी, उनकी सोच को बदलनी पड़ेगी। मैम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप अपने लाइफ को कैसे देखती हैं अभी? अभी क्या सिचुएशन होती है अगर आपने 12th के बाद पढ़ाई करने का निश्चय नहीं लिया होता तो? अगर मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई में शुरू से ही रुचि रही है, और यदि मेरी पढ़ाई के 10+2 के बाद अगर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो मेरे मन में आगे पढ़ने, आगे बढ़ने की कशिश हमेशा से रहती, और शायद मैं भी बाकी सब लड़कियों की तरह एक हाउसवाइफ बनकर रह जाती, लेकिन मन में एक तकलीफ तो हमेशा के लिए रहती। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं भी पढ़ पाती तो मैं अपने परिवार में, अपने समाज में जितनी लड़कियां हैं खासकर, मैं उनको पढ़ने के लिए ज़रूर मोटिवेट करती। अपने लेवल तक जितना हो पाता है मैं उनको पढ़ाती, क्योंकि मैं +2 तक पढ़ी हुई थी और रहती, और फिर मैं उनको पढ़ने के लिए, और शायद मैं अपने व्यवहार से या अपनी बातों से, अपने ज्ञान से अपने परिवार में उनको मोटिवेट करती कि लड़कियों का पढ़ना, आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। थैंक यू मैम। अब इस कड़ी में नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे चित्रलेखा साहू मैम से। तो मैम आपसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जहाँ तक देखा जाता है हमारी सोसाइटी में लड़कियां मैथ्स से भागती रहती है, और फिर आपने मैथ्स में पीएचडी करने का सोच लिया, तो फिर ये कैसे हुआ? मतलब क्या सोच के आपने किया? अच्छा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत सारे लोग के दिमाग में आता था, और पहले भी ये था कि जैसे मैम भी अभी बता रही थी, निशा मैम बता रही थी कि वो अपने फील्ड में अकेली लड़की थी, और ऐसे हम इंजीनियरिंग में भी देख चुके हैं कि बॉयज रहते थे और गर्ल्स शायद 1-2 होते थे या नहीं भी होते थे। तो हमेशा लोगों के दिमाग में ये रहता था तब कि लड़कियाँ इतना शायद पढ़ नहीं पाती है, उनका दिमाग इतना नहीं होता है, वो नहीं होती है। तो अभी चेंजेस हो रहे हैं, अभी तो सभी फील्ड में लड़कियाँ भी उतने ही भागीदारी दे रही हैं। पर मुझे लगता है मैं कुछ रीज़न्स देना चाहूँगी उनके पीछे शायद, जो मुझे लगता है कि ऐसा है। और जो मैं अपने अनुभव से देखी हूँ या अभी तक जितना मैंने देखा है। तो मैक्सिमम मैं बोलना चाहूँगी कि पहले ऐसा था कि साइंस सब्जेक्ट्स में लोगों को ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती थी, या जैसे तुम लैब के काम ले लो, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में। तो मैं बस मैथ्स के बारे में नहीं बोलूँगी, सारे साइंस सब्जेक्ट के बारे में बोलूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स में टाइम देना पड़ता था। तो घर में ऐसा, समाज में, या फिर अभी भी है, कुछ गाँव में तो अभी भी है कि लड़की ज़्यादा टाइम देगी, उससे अच्छा वो घर का काम सीखेगी तो उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा शायद फ़ायदा होगा। वो ससुराल जाएगी ज़्यादा अच्छे से, ऐसा है, अभी भी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो कहते थे कि ज़्यादा टाइम देगी, वो इतना पढ़ नहीं पाएगी, या फिर शायद लड़की पढ़ती भी थी, 10th तक तो हम पढ़ते ही हैं साइंस। तो उतना पढ़ के फिर वो काम भी करेगी घर का और पढ़ेगी भी। तो मुझे लगता है वो उतना टाइम भी नहीं दे पाती थी, उतना पढ़ नहीं पाती थी। तो उसके 10th के बाद उसको फ़ील होता कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो एक ये एक रीज़न भी हो सकता है कि साइंस में लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पाती थी। और एक रीज़न ये भी हो सकता था, पहले हमारे सिस्टम में था कि समाज में था कि लड़कियों का पढ़ना लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं करते थे कि लड़का को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएँगे, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएँगे। तो इन सब चीज़ें भी, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत हम जानते हैं पहले क्या थी। अभी शायद कुछ सुधार हो रहे हैं, पर पहले कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। तो ऐसी हालत थी, तो लड़कियों को इतना अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाता था। तो ये रीज़न भी हो सकता, तो ये नहीं, अब तो लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, तो अब शायद सबको समझ में आ ही रहा होगा कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं थी, उनको समय नहीं दिया जाता, उनको टाइम नहीं दिया जाता था कि वो आगे बढ़ पाएँ। बहुत अच्छा आपने बताया कि मैथ्स लेने में टाइम देना होता है और लड़कियों को टाइम नहीं देना पड़े, इसलिए लोग मैथ्स या साइंस नहीं लेते थे कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले ले जो थोड़ा कम समय में वो पास कर जाए और बस डिग्री मिल जाए। आपसे दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, हमारी गवर्नमेंट बहुत बात कर रही है महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण क्या शिक्षा के बिना नहीं हो सकती क्या? कि शिक्षा जरूरी है इस चीज के लिए?
देखो शिक्षा ज़रूरी है, थोड़ी बहुत तो शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि लोगों को चीज़ें समझने के लिए, जानने के लिए शिक्षा थोड़ा ज़रूरी है। बट ये नहीं बोलेंगे कि महिला सशक्तिकरण के शिक्षा लेना, पीएचडी करना, यही सब ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि लड़का अगर नहीं पढ़ रहा है क्योंकि सब पढ़ने में ही इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ को और में भी इंटरेस्ट हो सकता है, तो लड़का पढ़ता नहीं है अगर, तो हम जनरली करते हैं कि वो बिज़नेस कर ले या घर का कोई फैमिली बिज़नेस है वो सँभाल ले और हम उसको टाइम देते हैं कि वो अपना इंडिपेंडेंट हो सके। बट लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता। अगर वो नहीं पढ़ रही है तो अभी तो ये बोलते हैं कि ये नहीं पढ़ रही है तो दूसरों पे डिपेंड रह सकती है, इसका शादी करा सकते हैं, शादी करा दें और लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि इसका शादी करा दो। तो ये बहुत गलत बात है, उसको भी टाइम मिलना चाहिए, वो भी वही इंसान है जो वो लड़का है, तो उसको भी टाइम देना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो पाए। तो मुझे लगता है कि अगर लड़की पढ़ नहीं है, अगर हमें लगता है उसमें और कोई हुनर है जो अपना वो कर सकती है, तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। उसको भी बिज़नेस के अवसर या फिर कुछ और करने के जैसे आजकल सेलिब्रिटीज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेटर्स हैं और आज तो लड़कियाँ सब कर रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं, रेल चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो हमें ऐसे अवसर भी उनको देने चाहिए और इन सब में काम करना चाहिए थोड़ा बहुत और करने की आवश्यकता है अभी। और मुझे लगता है मैं भी जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ भी मैं अभी भी देख सकती हूँ ऐसा है कि लड़कियाँ शायद उतना आगे नहीं बढ़ रही हैं कि जनरली मैं जब स्कूल में थी, मैं शायद 12th पढ़ रही थी तभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का शादी भी हो गया था। तो उनको शायद वो अच्छे से नहीं पढ़ रही थी पर वो कुछ और भी कर सकती थी, उनको वो अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। तो अभी तो यस, शायद चेंजेस हो रहे हैं और शिक्षा में भी इतना विकास हो चुका है कि लोगों को अब एजुकेट कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में। तो अब चेंजेस हो रहे हैं और थोड़ी ज जहाँ ज़रूरत है, वो हम सब मिलके शायद कर सकते हैं और मुझे लगता है हमें छोटी जगह से ऐसा अगर हमें लगता है कहीं पे कि इस जगह पे शायद कुछ ज़रूरत है, तो हम जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं इवन वहाँ पे हम शुरुआत कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर जगह लेके वहाँ पे अच्छा शुरुआत कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि ऐसा थोड़ा-थोड़ा करके अच्छा हम चेंजेस ला सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई पीएचडी करे या हायर एजुकेशन में जाए। अगर कोई बेसिक एजुकेशन लेके अगर उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ये सोचना चाहिए था कि कैसे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तभी वो आत्मनिर्भर तभी होंगे जब वो पैसा कमाएँगे, जब वो हुँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसके लिए वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने अंदर के हुनर को पहचान सकते हैं, चाहे वो कला में कुछ काम कर सकते हैं, कुछ बिज़नेस कर सकते हैं या उनके अंदर कुछ टैलेंट है तो उससे वो पैसा कमा सकते हैं। तो ये एजुकेशन भी हमें अपनी सोसाइटी में देनी होगी कि अगर कोई पढ़ नहीं रहा या पढ़ नहीं रही तो ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत सारे और ऑप्शन हैं और आज के टाइम पे जहाँ इंटरनेट है और मतलब कि आज की दुनिया उतनी बड़ी नहीं है, दुनिया छोटी-सी समा गई है एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में। तो हम उस अवसर को ढूँढें और अवसर को ढूँढ के हम लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ाएँ और हमें उसे एजुकेट करें इस चीज़ के लिए। अब इस कड़ी में हम आगे चलते हैं शांति कुमारी मैम के पास। मैम, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप 3 साल तक एक स्कूल में बिहार के एक स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं और वो भी गर्ल्स स्कूल में। तो आपको उस स्कूल में क्या-क्या दिक्कत दिखा और फिर आपने कैसे उसको सॉल्व किया? बिहार के स्कूल के अंदर तो लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। मिनिमम सारी सुविधाएँ वहाँ रहती हैं, क्योंकि आजकल हर स्कूल पे बहुत ध्यान दिया गया है। लेकिन लड़कियों का घर दूर होने के कारण उनके दूर से स्कूल आने में दिक्कत होती है। इस दिक्कत को भी दूर किया गया कि सरकार की तरफ से साइकिलें बँटी, साइकिल मिली, तो साइकिल से वो लड़कियाँ आती 5, 6, 7 किलोमीटर दूर से आती हैं और आ जाती हैं। लेकिन विद्यालय में टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, मैट्रिक के, इंटर के और भी कुछ, कभी छुट्टियाँ हो जाती हैं, इसकी वजह से पढ़ाई थोड़ी बाधित हो जाती है। तो दूर वाली लड़कियों को भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है और वो शहर में नहीं आ पाती हैं। उनको कोचिंग जो है उसी एरिया के, उनके लोकल गाँव वाले जगह में ही उनके जो ट्यूशन जो कराते हैं, जो ट्यूटर जो है उनको एक तरह से उनको और उनके गार्जियंस को ब्रेन वॉश कर देते हैं
कि आप उतनी दूर बच्चियों को क्यों भेजते हैं, नाम लिखा लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए, साइकिल लीजिए, छात्रवृत्ति लीजिए, लेकिन यहाँ पढ़वाइए। वहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। वो इस तरह से भर देते हैं कि बच्चियां जब स्कूल में भी आती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आती हैं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है। तो हमने पूछा कौन कहता है, तो हमारे टीचर कहते हैं कि स्कूल मत जाओ, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। और एक बार वो छात्रा अपनी गार्जियन को लेके आई, वो भी साफ बोले कि ये सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है, इसीलिए हम नहीं भेजते हैं। तो ये इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं, और कि स्कूल की बदनामी होती है और दूसरे वो तो खुद फंसती हैं, स्कूल नहीं आ पाती, ये दिक्कत हो जाती है। और साथ ही वो ट्यूटर जो है, ट्यूशन का टाइम जो है डे टाइम रखते हैं। जो सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं उनके लिए वो दिन में पढ़ाते हैं, टाइम देते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे यहाँ लोकल शहर में भी देखा गया है, उनको जो है सुबह और शाम टाइम देते हैं। तो लड़कियां ट्यूशन पढ़ने चली जाती हैं, इसलिए जो है वो आ नहीं पाती हैं। और उनके जो कोचिंग संस्थान है वो बहुत छोटे छोटे दड़बा की तरह से होते हैं, चुपचाप उसमें बैठ के पढ़ना है और निकल जाना है। उसमें विद्यालय की तरह से उनको ओपन न प्ले ग्राउंड मिलता है, न किसी तरह की शिक्षा दीक्षा मिलती है, न कोई इंस्पिरेशनल टॉक मिल पाता है। एकदम उनका बचपन या कह लड़कपन बिना पंख पसारे ही बीत जाता है। और लड़कियां ऐसे ही, ये सारी दिक्कतें जो है ना बिहार के विद्यालयों में है। मतलब कि बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि सभी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। बहुत सारे सरकारी स्कूल हाँ। हैं जिसमें पढ़ाई होती है, पर बच्चे नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो बहुत दूरी से आना पड़ता है। और उन्हें जो पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए जो कोचिंग का सपोर्ट चाहिए, वो कोचिंग वाले उन्हें इस टाइम पे पढ़ाते हैं ताकि उनका स्कूल मिस हो जाए। और ये स्कूल मिस होने के कारण वो कोचिंग में बंद के रह जाती है, जहाँ पे बस उन्हें कोर्स को कंप्लीट कराना सिखाया जाता है। उनका समुचित विकास, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एक्स्ट्रा करिकुलम हो, या बोलना सीखना हो, या स्पीच हो, डिबेट हो, ये सब नहीं हो पाता। हाँ, यहाँ तक की होता है कि वो सिर्फ रटवाते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखा के दे देते हैं, रटवाते हैं। फॉर्म भरने के लिए भी वो स्कूल में आते हैं, लड़कियों को कहते हैं कि तुम फॉर्म मत भरो, गलती हो जाएगी। एक तो उनका आत्मविश्वास कम करते हैं, दूसरे उनका मनोबल तोड़ते हैं, और वो अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। डिपेंडेंट बनाने के बाद उनसे हर काम के लिए पैसा भी लेते हैं। हालांकि हम जब भी देखते हैं तो हम बच्चों की तरफ से पॉइंट देखते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आज के समय में हमें ये भी देखना होगा कि सरकारी स्कूल में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, और उनकी जो भावना होती है पढ़ाने की, वो बस इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आते हैं। तो ये जो गैप है कि बच्चे को लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, और टीचर पढ़ाना चाहते वो पढ़ा नहीं पाते क्योंकि बच्चे नहीं आते। इस जो ये कम्युनिकेशन गैप है, इसको भरने की जरूरत है, इसको हमें बदलने की जरूरत है। तो हालांकि मैम के बारे में, चूंकि मैं मैम के आसपास ही रही हूँ, तो मुझे मैम के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। जब इन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया था एज ए प्रिंसिपल, तो इन्होंने बहुत सारी चेंजेस की, जैसे कि उस स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं थी, मतलब कि लड़कियां क्या खेलेगी ऐसी मेंटलिटी थी। तो प्लेग्राउंड भी ठीक से नहीं था, तो प्लेग्राउंड को उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वहां पे लड़कियों को बोलने की छूट नहीं होती थी, ऐसा कुछ था। इन्होंने सब लड़कियों को स्पीच देना, डिबेट में पार्टिसिपेट करवाना, बहुत कुछ, बहुत बदलाव किया। बहुत सारी क्लासेस नहीं होती थी, तो उस क्लास में टीचर को प्रोत्साहित करके भेजना, बहुत सारे अनेक अनेक कदम उठाए थे ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो, और सिर्फ ना ही पढ़ाई हो बल्कि लड़कियों का समुचित विकास हो। तो बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी की है, लेकिन आपके पास समय बस 3 साल मिला था। तो आज भी आपको लगता है कि अगर कुछ और समय होता तो कुछ और प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाती, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहती थी पर आपके पास समय नहीं मिला ज्यादा सॉल्व करने का? हाँ, ये तो है। इसका हल है लड़कियों को और उनके गार्जियंस को प्यार, उनको स्नेह देना, उनको विश्वास में लेना कि हाँ, हम भी शुभचिंतक हैं और उनकी भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। जब उनको पूरा विश्वास हो जाएगा कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल हमारी बच्चियों के हित में सोचते हैं, तो उनका त्याग और बहुत त्याग करते हैं, वो बहुत समर्पण करते हैं। तो सबसे पहले उनके त्याग को, उनके समर्पण को स्वीकार करना होगा, उनकी समस्याओं को स्वीकार करना होगा, और उसके बाद उनको प्रोत्साहित करते उनकी कमी बेसी को भी बताना होगा। और ये बच्चियों को जो रिजल्ट कार्ड दिया जाता है, बच्चियों को और उनके गार्जियन को
3 मंथ या 6 मंथ के अंतराल पर बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जाए और हर सब्जेक्ट में गार्जियन को बताया जाए और गार्जियन को भी उनको प्रोत्साहित किया जाए कि आपकी बच्ची जो है इतना कर सकती, इसमें इतनी क्षमता है और आप पहचाने और इसका सहयोग करें। हेलो, थैंक यू। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में भी जैसे कि प्राइवेट स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, काउंसलिंग होती है, तो ये सरकारी स्कूल में भी होना चाहिए। जनरली पिक्चर में या एडवर्टाइजमेंट में इस टीचर को बहुत स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल को बहुत क्रूर, जिद्दी दिखाया जाता है, हंसी के पात्र बनाकर दिखाया जाता है। इस प्रॉब्लम को भी काउंसलिंग के द्वारा सॉल्व करना चाहिए। तो मैम सरकारी स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो कि पढ़ाना चाहते हैं और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बस ऐसे ही आ गए हैं, मतलब उन्हें सैलरी मिल ही रही है। तो वो जो गैप है उसको फिर आपने कैसे हैंडल किया अपने स्कूल में कि जो कुछ टीचर हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, कुछ टीचर हैं जो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, वो बस बैठ के अपना टाइम पास करना चाहते हैं। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया, वो इकोसिस्टम कैसे आपने डेवलप किया ताकि लड़कियों का प्रॉपर विकास हो, सारे क्लासेस हो, सब सिलेबस कवर हो? तो आपने क्या-क्या कदम उठाए? इसके लिए तो प्रत्येक दिन टीचर्स के साथ मीटिंग करनी होती है और फिर एक चार्ट बनाना होता है। हर टीचर्स को विद्यालय के प्रति जितने भी कार्य होते हैं, एक-एक टीचर को नाम ले करके बहुत अच्छे ढंग से उनको सुपुर्द कर दिया जाता है और दूसरे दिन से उनको सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है और जो टीचर्स काम कर लेते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन जो मीटिंग होती है, उनके काम को सामूहिक रूप से एप्रिशिएट किया जाता है और ये भी बताया जाता है कि माने बच्चियाँ आकर के उनके बारे में क्या बोलती हैं कि बहुत उनसे लाभ मिला, बहुत ही प्रेरित हो रही हैं। तो ये दूसरे टीचर जब सुनते हैं, तो उनको भी लगता है कि अगर हमने भी ऐसा किया होता, तो आज मेरी भी इसी तरह से प्रशंसा होती। तो उनके अंदर थोड़ा उनके प्रति जो है अपने कार्य के प्रति लगाव जागृत होता है और वो अपने कार्य को इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगर वो कार्य नहीं करते हैं, तब भी प्रिंसिपल की तरफ से कोई माने बॉदरेशन नहीं होता है। उनको तब भी प्यार से बात किया जाता है और इतना कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप जो करें, लेकिन बच्चियों को बुला करके आप अपने अंदर की कुछ तो बात बताइए, आप चुटकुला सुनाइए, कहानी सुनाइए, अपने जीवन में जो-जो आप कठिनाइयाँ वही सुनाइए। तो फिर वो सोचते हैं, यहाँ तक कि कई टीचर्स किताब ले आते हैं, ताकि बैठ के पढ़ते हैं कि हम जो है बच्चों को कुछ सुना सकें। तो इस तरह से धीरे-धीरे 1, 2, 3 में चेंज आया, तो ऐसे चेंज करते-करते पूरे विद्यालय में ही चेंज आ जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि सिर्फ बच्चों को ही प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है, पूरे के पूरे हम लोग जो हैं वो इमोशनल हैं। तो हमें भी जो टीचर होते हैं, उनको भी अगर हम प्रोत्साहित करें कि उनके कामों के लिए, तो बाकी जो टीचर नहीं भी पढ़ाना चाहते हैं, उनको देख के, उनके प्रोत्साहन को देख के, उनके बारे में जो बोला जा रहा है, उनके बारे में जो बच्चियाँ बोल रही हैं, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं, उन सबको देख के वो भी बहुत इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। तो भले ही थोड़ा-सा समय लगे, लेकिन वो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम अपने इस पॉइंट को शेयर करने के लिए और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव जो सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल के टीचर के प्रति है, वो अब बदलेगा, इस वीडियो के बाहर जाने के बाद बहुत बदलेगा। थैंक यू सो मच मैम। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं डॉक्टर प्रीति थॉमस मैम के पास। तो मैम, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आज के समय में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लड़कियां उस क्षेत्र में जाती हैं जहाँ पे रिस्क ऑफ फेलियर जो है वो कम हो। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे भी तो जो ज्यादातर प्रोफेसर हैं वो यूनिवर्सिटी में ज्यादा मिल जाएगी फीमेल प्रोफेसर, कंपेयर टू की आईआईटी, आईजर, आईएससी। तो वो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब में नहीं जाती। प्रोफेसर की अगर बात करूं तो वो फीमेल लोग नहीं जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक महिला होने के कारण रिसर्च में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? मधु, इसके एक्चुअली काफी पहलू हैं। रिसर्च में एक अनसर्टेनिटी है जो एक फैक्टर है, बट यहाँ हमको ये भी गौर फरमाना है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज ने बहुत अच्छा काम किया है फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, कि आप ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में फीमेल प्रोफेसर्स के तौर पे आ रही हैं, यस, लेक्चरशिप आसान कह सकते इतना है नहीं, बट लगता है कि फिक्स टाइम है,
तो इसलिए फीमेल्स अप्लाई कर रही है। बट यहाँ ये भी देखना है कि वहाँ की कमिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज की कमिटीज फीमेल कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर रही हैं। ये क्रेडिट जाता है स्टेट यूनिवर्सिटीज को। कुछ साल पहले यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज वगैरह, वहां पे फीमेल कैंडिडेट ज्यादा है, फीमेल प्रोफेसर्स भी ज्यादा है। बट अगर हम दूसरा पहलू देखें, रिसर्च का अनसर्टेनिटी तो है ही। और अभी हमने जितने भी हमारे स्पीकर्स को सुना, सबने कम से कम 5 से 7 साल डेडिकेट किया है अपने फील्ड में। तो उतना साल अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आपको पीएचडी या एटलीस्ट उस लेवल 7-8 साल की एक्सपर्टीज चाहिए आपको। वो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में औरतों को एक लग्जरी नहीं है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज आप जब 7-8 साल का कमिटमेंट देते हैं पढ़ाई के लिए, आप कॉलेज में हैं, स्कूल से ही आपने अपने क्लासमेट्स को उनकी शादी होते हुए देखते हैं, कॉलेज या पीएचडी तक आते आते उनके बच्चे हो जाते हैं। डेफिनेटली आपको भी इस तरफ से अपनी फैमिली या अपने रिश्तेदारों की तरफ से पेरेंटल कुछ तो प्रेशर आएगा, वो नेचुरल है। आप खुद भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं, राइट? उसके अलावा रिसर्च में जो सिलेक्शन कमिटीज हैं इतने अनबायस्ड नहीं है, सॉरी टू से, बिकॉज अब एक सिस्टमिक एक सेक्सिज्म है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स में अभी तक एक आध फीमेल प्रोफेसर्स ही आए हुए डिपार्टमेंट वाइज। सिलेक्शन कमेटी में वो बदलाव नहीं आया, क्योंकि आप एक प्रोफेसर का टेन्योर देखें ना, 10-20 साल से वो प्रोफेसर हैं, वो अभी भी उसी स्ट्रक्चर से, उसी सिस्टम से चल रहे हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, अभी भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक आध फीमेल प्रोफेसर्स आ भी जाती हैं, वो शायद, अच्छा गवर्नमेंट से ये रेगुलेशन आया है कि आपके डिपार्टमेंट में एक लड़की तो, एक फीमेल प्रोफेसर तो होनी चाहिए। इसमें एक और पहलू ये है कि एज फीमेल्स हम लोगों को भी प्रेशर रहता है कि आप फिक्स जॉब लीजिए, शादी के बाद आप 9 से 5 काम करिएगा, उसके बाद आप घर भी संभाल सकते हैं। ये एक फैक्ट, अभी भी वर्किंग लेडी से ये उम्मीद है कि आप घर और काम संभालेंगे, ये नहीं कि आप सिर्फ अपना काम संभालिए और घर साथ में संभालेंगे। जिनके यहाँ ये हो रहा है वही आगे बढ़ पा रहे हैं, उन्हीं के लिए ज्यादा आसान पड़ रहा है। अभी भी मैंने भी अपनी मम्मी को काम करते देखा, ऑफिस संभाल रही और घर भी संभाल रही। हमारे भी माइंडसेट में हो जाता है डेफिनेटली मैं भी आगे जाके दोनों संभालूंगी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए सारे काम करना। इतना जो कर रहे हैं बहुत उम्दा बात है, बट ये आप एक स्टैंडर्ड के तौर पे आप ये सोच नहीं सकते हैं कि हर एक इंसान से आप ये उम्मीद लगाएं। तो फिक्स टाइमिंग की वजह से जनरली लेक्चरशिप जॉब्स इजियर रहते हैं, आसान रहते हैं कि हाँ एक फिक्स शेड्यूल है, इसके बाद मैं घर जा सकती हूँ। रिसर्च में तो ऐसा नहीं है, आप 24 घंटे में से 25वां घंटा भी ढूंढ सके अपनी रिसर्च के लिए, ये उम्मीद लगा के बैठे हैं सब। और स्पेशली अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पहले अपॉइंट हो रहे हैं, आपको अपना एक लैब भी संभालना है, तो डेफिनेटली आपके पहले 5 साल, और वो एज ग्रुप भी देखिए, आप 30s में अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलता है आपको, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी लगभग उसी टाइम पे शादी किए होंगे, आपका फैमिली प्रेशर होगा, आपको प्रेशर नहीं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, शायद आप अपना एक नया परिवार, बच्चे और पति, सब एक परिवार स्टार्ट कर रहे हैं, उसका एक माइंडसेट, उसमें एक टाइम डेडिकेट करना है आपको अपना लैब सेटअप करने के लिए, नए स्टूडेंट्स अपॉइंट करने के लिए जो टाइम सेट करना है, ये दोनों हमेशा क्लैश होंगे। कहीं ना कहीं से आपको जहां सपोर्ट मिल रहा है, आपको फैमिली से सपोर्ट मिले या अपने कोलीग से, अपने दोस्तों से, वो सपोर्ट आपको हेल्प करेगा। जो लोग आगे बढ़े हैं वो वही हैं जिनको सपोर्ट मिला है या फिर एक्सेप्शनल चैलेंजेस से गुजरे हैं। हैट्स ऑफ टू देम जो चैलेंजेस से गुजरे और उभरे हैं, बट वो आपका स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकता कि एक ने किया 10 ने किया, आप 100 से उम्मीद नहीं लगा सकते, कि लगाना जायज नहीं है, आपको लगाना नहीं चाहिए। सिस्टम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आप ऐसा प्रोटोकॉल सेट करें कि मेरे लिए मुश्किल ना हो, मुझे पहाड़ ना चढ़ना पड़े अप्लाई करने के लिए या फिर अपना एक करियर सेट करने के लिए, राइट? तो रिसर्च में ये अनसर्टेनिटी और जितने घंटे आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड करेंगे, वो एक फैक्टर हो जाता है, मेजर फैक्टर हो जाता है कि
औरतें क्यों नहीं रिसर्च में जाना चाहेंगे। और हम ये भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वर्क कल्चर भी ऐसा रिसर्च में कुछ उम्दा नहीं है। वर्क हरासमेंट केसेस हैं, वर्क सेफ्टी इश्यूज हैं, वो सब भी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह एकेडमिया में भी, अनुसंधान रिसर्च में भी वो दिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो फिर आपको और हताश कर देंगे कि इसमें मैं इतना चैलेंजेस लेके मैं क्यों जाऊं जब मुझे ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहा है। और वहां स्टेट यूनिवर्सिटीज जीत रही हैं बिकॉज वो एंकरेज कर रहे हैं कि आप अप्लाई करो, आपका अपॉइंटमेंट रेट भी ज्यादा हो, आपको रिक्रूट किया जाएगा, राइट, आपको कंफर्टेबल आवर्स भी हैं। एंड लेट्स फेस इट, यूनिवर्सिटीज उनका वर्क प्लेस कल्चर भी चेंज हो रहा है। मेरे पढ़ते पढ़ते ही, मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में ही मैंने 2-3 फीमेल प्रोफेसर्स को आते देखा, और मेरे जस्ट ग्रेजुएट करते ही मैंने अपने एचओडी को चेंज होकर एक फीमेल प्रोफेसर एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनी थी। तो उससे डेफिनेटली आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी तो एक एंकरेजमेंट मिलता है कि मुझे दिखा, ये यूनिवर्सिटी की बात है, राइट। रिसर्च में ऑन द अदर हैंड, जैसे कि अगर नए इंस्टीट्यूट्स हैं तो फीमेल्स अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। हम लोगों को हमेशा एक सेफ्टी नेट चाहिए जॉब के तौर पे कि सब कुछ सेट हो। तो नए इंस्टीट्यूट में क्या फैसिलिटीज रहेंगी, मेरा अगेन वर्क लाइफ और घर वाला बैलेंस रहेगा कि नहीं, वो एक फैक्टर आ जाता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, कि इंस्टीट्यूट में अभी सब कुछ सिस्टम सही से नहीं बना है। तो मैं कहीं और अप्लाई कर लेती हूँ जहाँ सब कुछ ऑलरेडी सेट है, मेरे लिए कम दिक्कत होगी। प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आइजर्स जैसे नए इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ जो 10-15 साल ही हुए हैं उनके, राइट। तो वहां पे मुझे अपने डिपार्टमेंट में भी एक आध फीमेल प्रोफेसर्स ही दिखते हैं, लेकिन वो भी दिखती हैं तो बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ एंकरेजमेंट है। मैं ऐसे मतलब अपना रेज्यूमे सजाने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, इसके आगे करियर ऑप्शन भी है मेरे पास। मैं एक पढ़ी लिखी बहू बनने के लिए नहीं कर रही हूँ मैं इसको अप्लाई भी कर सकती हूँ, मैं एक जॉब कर सकती हूँ इसमें। एंड इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एक आध फीमेल प्रोफेसर्स आ जाए, हम लोगों में से आई थिंक मेजॉरिटी ये मानते होंगे कि हमें लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है मेरे साथ हुआ था इसीलिए अब इसके साथ नहीं होगा, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पाए, राइट। वो एकेडमिया रिसर्च में भी ये जरूरी है कि मैं आ गई, अब मेरे डिपार्टमेंट में एटलीस्ट जेंडर के आधार पर ये तय नहीं किया जाएगा कि कौन अपॉइंट हो, मेरिट पे होना चाहिए, और उसमें डेफिनेटली 50% मेन आएंगे, 50% वुमेन आएंगे, राइट। और इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन मैं आपसे इसमें जोड़ना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कभी ऐसा होता होगा कि कुछ प्रोफेसर एक फीमेल को पीएचडी स्टूडेंट नहीं लेते होंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसकी शादी हो जाए यानी प्रेग्नेंट हो तो उस टाइम पे वर्क का कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ऐसा होता होगा? पीएचडी में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें कम है कि कितने लोगों का ऐसा हुआ होगा, क्योंकि थैंकफुली मुझे ऐसे ही प्रोफेसर्स मिले हैं जो काफी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे, स्पेशली लड़कियों को कि आप लैब ज्वाइन करें। मेरे प्रोफेसर तो उनको भी ये फील हुआ था, वो भी ऐसे ही थे, उनकी वाइफ भी रिसर्च में थी और वो भी अपना एक करियर वहां से अपने लिए सेट कर रही थी। तो सर काफी बैलेंस थे उस सोच में, और आसपास के लैब्स में भी काफी एंकरेजिंग थे। लेकिन प्रोफेसर्स के एंकरेजिंग होने से ज्यादा फायदा नहीं है ना, लड़कियां भी तो होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। आप 11th-12th के बाद ही लड़कियां नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो कहाँ से प्रोफेसर्स आएंगे? वो बहुत बात की बात है ना। आपको ग्रेजुएशन इवन 12th अभी रिसेंटली फॉर द कम से कम 5 साल पहले तक तो एटलीस्ट लड़कियां ज्यादा ग्रेजुएट कर रही हैं, डिग्री कंप्लीट कर रही हैं। अब शायद इस आने वाले जेनरेशन में देखा जा सकता है कि ज्यादा एप्लीकेशंस आए, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत कम है। एग्जाम्पल्स डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एकदम ऑपोजिट एग्जाम्पल्स पता है कि ऐसे काफी सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो अपने लैब में, उनका एक ट्रेंड, उनका एक्चुअली ऐसा कहा जाता है उनका ट्रेडिशन है कि उनके लैब में आके लड़कियां शादी कर लेती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो पीएचडी भी कंप्लीट करती हैं। तो अगेन एक सपोर्टिंग गाइड का भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एक फीमेल के करियर में, डेफिनेटली। तो रिसर्च वाले बच्चों के साथ एक मिथ ये भी है
कि आप पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, लैब के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे सिचुएशन में आपने एक पहल स्टार्ट कर दिया एंड एक पहल में आपने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही आप एक्टिवली काम करती रही, तो ये फिर कैसे कैसे पॉसिबल हो पाया? पहले तो रिसर्च में डेडिकेशन जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे कोई भी काम कर सकते। कोई भी इंसान 24 घंटे बैठ के एक ही चीज करे तो फिर कुछ गलत कर रहा है, आई थिंक। सही वक्त, सही कंडीशनिंग, वही होता है ना, एक बीज को सही पोषण मिले, सही धूप मिले और पानी मिले तो वो पेड़ में बदलेगा। तो आपको आपका वर्क एनवायरनमेंट सही, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां वो सपोर्ट मिल रहा है, आपके कोलीग्स आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे सोच के तो नहीं गया था कि ये स्टार्ट करना है, अच्छा इतने वाले साल में इतना कंप्लीट करना है, ऐसा टारगेट रख के नहीं किया। दोस्त लोग थे, गए, देखा कि यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो क्यों नहीं, ऐसा स्टार्ट किया। ऐसा दूर का सोच के नहीं, पर डे के बेसिस पे सोच के किया था कि एक एक दिन कैसे, एक एक महीना कैसे निकालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। 7 लोग थे, साथ में कर रहे थे, तो कोई किसी का डेडलाइन पास में आ रहा तो कोई और संभाल रहा है दिन का काम। फिर भी रात में वक्त निकाल रहे हैं, साथ में मीटिंग करके डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या लग सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या क्या जरूरतें हैं, पेन पेपर बुक्स वगैरह, और या फिर कभी सुबह उठ के प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये काम की तरह ले रहे थे तो फिर तो नहीं हो पाता, बट आप इसमें आपकी रुचि है इसीलिए आप कर पा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक पहल में जब आपने स्टार्ट किया तो आपका इंटरेक्शन दोनों से हुआ, बॉयज से भी एंड गर्ल्स से भी। जो स्टूडेंट थे वो लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, तो दोनों की मानसिकता में पढ़ाई के प्रति या उनके परिवार वालों के प्रति कुछ ऐसी मानसिकता में आपने डिफरेंस देखा? शुरुआती तौर पे नहीं, क्योंकि हमने जोन बाय जोन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो एक जोन में मुझे अंतर दिख रहा था कि कम से कम 2-3 साल के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे कुछ बच्चियां तीसरे साल में जाके वो ड्रॉप कर रही थी, कि वो क्लासेस के लिए नहीं आ रही थी। तो हमने पूछताछ की तो पता चला कि क्योंकि उनकी प्यूबर्टी की एज हो गई थी, तो घर वाले उनकी शादी की बात सोच रहे थे। और तब मैंने रियलाइज किया कि उस जोन में चाइल्ड ब्राइड्स, जो बच्चियां नाबालिग हैं, उनकी शादी होना बहुत ही साधारण, बहुत कॉमन बात थी। एक आध केसेस नहीं था, ये बहुत ऐसी नॉर्मल ट्रेडिशनल चीज थी वहां की। तो ये फील किया, ये तो एक्सट्रीम केस था। और ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे पेरेंट्स कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने घर बदल लिया, तो अब आइजर का कैंपस दूर हो गया। जैसे कि हमारे काफी स्पीकर्स ने ये डिस्टेंस वाली बात की ही है, कि जैसे डिस्टेंस की बात आ जाती है ना कि घर दूर हो जाएगा, तो सबसे पहले जिसका नुकसान होगा वो लड़की होगी, घर की लड़की होगी। हमने बोला था कि हम गाड़ी वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उन्होंने कहा नहीं, हमारा बेटा आ जाएगा। अगर आपका दो बच्चे आते थे एक परिवार से, एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा, तो हम बेटे को भेज देंगे लेकिन बेटी को नहीं। अब दूसरी जोन में हम जाते हैं ना, तो मुझे दिखता है वो एकदम डिफरेंट एटीट्यूड दिखता है। वहां माएँ एकदम जिद्दी हैं कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, और चाहे जितना भी दूर है साइकिल दे देंगे, लेकिन साइकिल से चल गए। और बच्चे ऐसे माइंडसेट तो बना के नहीं आ रहे हैं कि अच्छा मेरी बहन है तो ये नहीं पढ़ेगी, मैं लड़का हूं तो मैं पढ़ूं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। इसीलिए हम लोगों ने भी क्लासेस में भी ऐसा ही किया है। जब लड़कियों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता रहे थे, लड़कों को भी बताया। उस स्टेज में आप दोनों को टारगेट करें ना, दोनों जेंडर को, उन दोनों को समझा सकें तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लड़कियों को बताने से, लड़कियों को पता है, उनको घर वाले भी बता रहे हैं, स्कूल वाले भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। अब कोई लड़कों को भी बताए तो बात बराबर हो। क्योंकि आई थिंक दिव्या मैम ने भी कहा था वो अपने बेटे को जिस तरह सिखा रही, एक उम्दा एग्जाम्पल है वो एक्चुअली। तो अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं कि कहीं मैं भी अपने लिए कुछ कम सोच लूं तो मुझे उभार सकता है। एक राइट, आपका पार्टनर भी आपके सपोर्ट में रहे तो क्या बात है, राइट। आपको हर बार खुद से, फैमिली से लड़ने की जरूरत नहीं। आपके घर में एक भाई है जो आपके लिए बोल सकते। एक पहल में भी आपने वो डिफरेंस सब में सेम नहीं देखा। एक जोन में महिलाएं बहुत जिद्दी है कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, तो दूसरा जगह जो दिक्कत है
कि वहाँ पे वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपनी एक इशू तो फाइनेंशियल हो सकता है कि मैं पढ़ाई पे क्यों खर्च करूं या क्यों टाइम वेस्ट करूं, इसकी शादी ही करनी है। तो ऐसी बच्चियों को जितना हो सके आप प्रमोट करें और उनके लिए जितना सिस्टम सपोर्टिव हो उतना रखें। अगर आप कोई स्कॉलरशिप्स है तो डेफिनेटली रखें। लड़कियां इतना सोचती हैं कि मैथमेटिक्स लड़कियों का टॉपिक नहीं है। हमें तो भाई इंटीजर्स वगैरह सब, हमारी तो फीमेल टीचर्स, हमें तो मैम ने ही पढ़ाया है, हम तो मैम को ही सब्जेक्ट सोच के कहते हैं। और ये जो थॉट है कि मैथमेटिक्स लड़कियों की चीज नहीं है, इस सबसे पहले हिसाब लगाने वाला, पीरियड्स वाला, 28 दिन का हिसाब लगाने वाला, ये आदि मानव काल में किसने शुरू किया होगा? प्लीज मुझे कोई बताए और फिर मुझे समझाए कि ये औरतों का सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स। आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रखा कि आप ये बोली कि जब आप क्लास करवाती थी तो जो आपके चैप्टर होते थे, चाहे वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो, तो लड़के और लड़कियों को साथ में बैठा के और आपने लड़कों से भी सवाल किया, लड़कियों से भी किया। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो जब मैं स्कूल में थी, मैं स्कूल में जब थी 9th में, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर ही उस हमारे क्लास से हटा दिया गया था क्योंकि लड़के और लड़की साथ में पढ़ते थे, इसलिए आपको कोने में बुला के पीरियड्स के बारे में बताया गया था। हाँ। ओके। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम ओपनली डिस्कस करें और ये चीज टीचर ही कर सकते हैं, क्योंकि टीचर इस चीज को टैबू बना के रखते हैं तो फिर लड़के सोचते हैं कि हम इस पे खुल के बात नहीं कर सकते, लड़कियां खुल के बात नहीं कर सकती, और ये आगे कंटिन्यू चलता रहता है। इस कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब रामेश्वरी मैम से हमारा क्वेश्चन है कि सोसाइटी में आज भी जेंडर इशू है मैथ्स को लेके, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैथ्स में आप चूंकि आगे पढ़ रही हैं तो मैथ्स सब्जेक्ट होने के कारण और चूंकि आप गर्ल्स हैं तो इसके कारण कभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? ऐसे तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा ज़्यादा। हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में थे तो मुझे छूट था कि मैं कोई भी सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ पाऊँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड था कि मैं कितना कर पाती हूँ या मैं कितना पढ़ के उसको अच्छे से कर पाती हूँ। तो मुझे उतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा है। लेकिन वही जब 10वीं तक तो हम लोग सब सेम ही पढ़ते हैं, जब 10th के बाद हम लोग को सब्जेक्ट चूज करना रहता है, तब ये रहता है लोगों में कि लड़की है तो ये साइंस लेके कितना पढ़ेगी, ये आर्ट्स लेके आगे ग्रेजुएशन करके कुछ जॉब, शिक्षा करने वाला नौकरी भी कर सकती है। लेकिन अब ऐसे बहुत सारा चीज़ ऐसे होता है, तो वहीं पे अगर कोई सपोर्ट करे, जैसे फैमिली सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छा सब्जेक्ट मैथ, साइंस वगैरह लेके भी आगे अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं लड़कियों के लिए थोड़ा ये कम सोचा जाता है। जब लड़कों का बात आता है, तो उसके लिए उनके लिए उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए भेजा भी जाता है। बाहर भेजने के लिए थोड़ा डरते भी नहीं हैं और लड़कियों के लिए वही चीज़, जैसे मेरा ही बात था, अभी मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जा रही थी, तो थोड़ा डर था, घर वालों के मन में थोड़ा डर था कि ये अकेले जाएगी, वहाँ कैसे रहेगी, वो सब चीज़ था। और मेरे जितने वहाँ पे अभी फ्रेंड्स हैं, उसमें जितने लोगों से बात हुआ है, वो सारे थोड़े लड़के फ्रेंड्स ही हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डर है अभी भी। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों के प्रति समाज में इतनी नेगेटिविटी क्यों है और इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं? जो ये नेगेटिविटी है ये समाज से ही आता है। समाज वाले बोलते हैं, जैसे सोसाइटी में बोलते हैं कि लड़कियां जैसे गांव के आसपास के स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़े तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये तो सेफ्टी की वजह से भी देखते हैं, और लड़कियां दूर जाके कहाँ पढ़ेंगी, कहाँ रहेंगी, ये सब चीज़ आता है। और अगर आसपास में वही अच्छे कॉलेजेस या अच्छे स्कूल ना हो तो उनको मजबूरी में भी लड़कियों को पढ़ाई करने छोड़ना पड़ता है, घर का काम वाम में ध्यान देना पड़ता है। और फिर अगर आगे नहीं पढ़ पाती हैं तो फिर उनका शादी के लिए ही बोल दिया जाता है, उनको शादी करने के लिए ही बोल दिया जाता है, ऐसे होता है। तो ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा। और ये जो भेदभाव है ये बेसिकली अपने माँ बाप से भी आता है। अगर वही अपने बेटे और बेटी में अगर भेदभाव ना करें, उनको समान माने, और जो लड़कियों को चार दीवारी में ऐसे बंद करके रखने वाला वो चीज ना करें, लड़कों को जितना अवसर मिल रहा है लड़कियों को भी उतना अवसर दें, तो ये जो है ये सोच अगर घर में बदल जाएगा, अपने फैमिली में आसपास में बदल जाएगा, तो धीरे धीरे समाज में भी ये बदल जाएगा। फैमिली का कितना भी सपोर्ट हो, फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके बाद भी एक उम्र के बाद शादी का प्रेशर आने लगता है। वो फैमिली से नहीं, वो रिलेटिव से आता है, सोसाइटी से आता है, आसपास के नेबर्स से आता है।
तो फिर उस टाइम पे कैसे हम उस सिचुएशन को हैंडल करें, इसका समाधान क्या हो सकता है? हाँ, ये तो इसका समाधान है एक बार स्ट्रांग बनना। एक बार स्ट्रांग बन जाने के बाद फिर इसकी इंटेंसिटी जो है वो धीमे धीमे कम हो जाएगी। और दूसरी बात कि शादी के बाद कपल का जो प्रॉब्लम होता है वो व्यक्तिगत होता है, ना कि सामाजिक पारिवारिक। सोशल और परिवार इसमें कुछ नहीं कर सकते, उनका प्रॉब्लम व्यक्तिगत होता है। इसलिए शादी के बंधन को सामाजिक और पारिवारिक प्रेशर से न जोड़ा जाए। कि शादी के बाद वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, तो यही मैं शादी से पहले भी लड़की का जीवन उसका खुद का जिम्मेदारी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि उस समाज के प्रेशर या आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं या ये ना सोचे, बल्कि उसका मन क्या कर रहा है ये सोचे। और किसी के कहे सुने को करें तो कुछ दिन उसको ढो सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं ढो सकते। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेशर सिर्फ लेडीज के ऊपर नहीं, जेंट्स के भी ऊपर है, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा है। उसके पीछे जो कारण हो सकता है या है वो है इकोनॉमिकली आप पुअर है, हम इकोनॉमिकली कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं। और पेरेंट्स की चिंता जो होती है मैक्सिमम टाइम की, हमारी बेटी है तो क्या करेगी, एक एज के बाद क्या करेगी, बेटों का क्या है, प्रॉपर्टी उनके नाम पे, बाकी चीजें वो जी लेंगे। लेकिन अगर लड़की इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है तो वो कहाँ जाएगी। और लड़कियों को हर कोई एक आंख लगा के देखा है यूज करने के लिए, मिस यूज करने के लिए, आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। तो मदर फादर और रिलेटिव्स का भी प्रेशर इसी वजह से ज्यादा होता है कि बेटी अगर अच्छा जॉब नहीं कर रही है या अच्छी पढ़ने में नहीं है तो एक टाइम रहते हुए हम उनको सेटल कर दें। और दूसरा चीज, हमारे देश में एक शादी का जो टैबू है, आप 30 के नीचे है तो आपकी शादी होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप 30 जैसे क्रॉस कर लिया आप ओल्ड एज हो गए हैं, आप बूढ़े हो गए बेसिकली, ठीक है, आपकी शादी नहीं होगी। और अगर शादी होनी है तो आपको इतना दहेज देना है पेरेंट्स को कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे कंट्री में मैक्सिमम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो फैक्ट है, ठीक है। तो अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, रोजगार कर रही है, तो शायद आपके पेरेंट्स उस तरीके से प्रेशर आपको नहीं देते, आपके रिलेटिव्स आसपास के लोग उस तरीके से प्रेशर नहीं देते हैं जिस तरीके से कि आप जॉब ना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शायद हमें लगता है कि सोसाइटी बहुत गलत तरीके से सोच रहा है। सोचने के पीछे वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन शायद आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। और इसीलिए लड़कों के ऊपर प्रेशर कम है, लड़कियों के ऊपर ज्यादा है। तो इसको कम करने का तरीका बस यही हो सकता है कि हम बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छा एजुकेशन दें, उनका फ्यूचर वो अच्छा एक अर्निंग कम से कम अपनी लाइफ जी सके रिस्पेक्टफुली, उस लाइफ तक लेके आए, तो शायद ये चीजें बदल सकती हैं। मैं इसमें बस इतना कहना चाहूंगी कि जरूरी है कि आप स्ट्रांग रहें, आप अपने अपने डिसीजन पे अड़े रहें। जो भी आपका डिसीजन है, शायद करनी है या नहीं करनी है। बट एक और बात है कि आपको अपने माँ बाप से एक बार बात भी करनी चाहिए, पहले ही अज्यूम करके ये नहीं मानेंगे करके नहीं, भले ही ना कहें, बट आपको एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना ही पड़ेगा। वो उतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए, भले ही आंसर नो आए, फिर आपको क्लियरली पता है अच्छा मम्मी पापा ने ऐसे बोल दिया। अगर रिश्तेदार जितना भी बोले, अब उससे भी आपको फर्क पड़ रहा है तो मतलब उतना तो स्ट्रांग होना पड़ेगा कि रिश्तेदारों का मुंह बंद करवा सके। वो मम्मी पापा कर लेंगे, बट मम्मी पापा से आपको ही बात करनी है, अपने घर वालों से आपको बात करनी है। और इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस आप में आ जाता है तो एटलीस्ट जैसे निशा जी ने कहा कि अगर वो है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है आपके पास, तो आप मम्मी पापा को अच्छे से समझा सकते हैं कि उनको खुद ही भरोसा है कि हमारी बड़ी लड़की तो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रही है, अब इसको क्या समझाना। मैं सुनी हूँ, मतलब मैं भी किसी रिलेटिव से अभी भी बात करती हूँ तो वो बोलते हैं अभी पीएचडी करोगी 4 साल लगेगा, तुम्हें 5 साल लगेगा, तो तुम शादी कब करोगी? मतलब फिर मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे क्या जरूरत है, शादी करूंगी या नहीं करूंगी वो बाद में देखा जाएगा, अभी मेरे जो सपने हैं अभी मुझे वो पूरे करने हैं। तो और मैं घर में भी बात होता है तो घर में बोलती हूँ अभी मुझे शादी के कोई बात नहीं सुनना है, मैं पीएचडी करूंगी उसके बाद जो भी करना होगा मैं बोलूंगी। पर ये मैं बोल रही हूँ तो ये सुन रहे हैं घर वाले, क्योंकि मैं अभी फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो रही हूँ या फिर अभी मैं मतलब पढ़ रही हूँ तो वो सुन रहे हैं। पर ऐसी मेरी कजन भी है,
उसको वो बोल नहीं पा रही है, मतलब उसका भी शायद मुझे लगता है 1-2 साल में उसका मुझसे छोटी है, उसका शादी भी करवा देंगे, पर वो बोल नहीं पाएगी क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब मेन चीज़ यही आ जाता है। तो यहाँ पे भी बट उसे ज़रूरत है कि उसका शादी अभी ना हो, वो भी थोड़ा बहुत अपना लाइफ जी सकती है, क्योंकि शादी के बाद हो जाता है कि हमारे समाज में अभी की लड़कियां घर संभालने लगती हैं, वो सब अपना लाइफ नहीं जी पाती, दूसरों की लाइफ जीने लगती है वो। तो मुझे लगता है ऐसे सिचुएशंस में हमें थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है कि हम उनके पेरेंट्स, उसे भी अपने पेरेंट्स से बात करना है, उसे भी स्टैंड लेना है, बट हमें भी थोड़ा उनसे बात करने की, उनके पेरेंट्स को बोलने की, उन्हें थोड़ा बताने की जरूरत है। तो हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए अगर हमारे आसपास ऐसा हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स में हो रहा है तो। इन सब बातों के अलावा मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी जी कि एक मेंटेलिटी है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी, पेरेंट्स खासकर अगर इस मेंटेलिटी से अगर उबर जाते हैं तो हमारी आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है। एक बार लोग क्या कहेंगे उसमें से उभर गए, फिर आप बनेंगे मार्गदर्शक अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। देखो वो कर गई, अब तुम भी करो। लिखित में होने में और एक्चुअल में होने में बहुत फर्क है। हमें आजादी दी गई है, बट जैसे अभी पहले भी ये बात छिड़ी थी कि किस हद तक या फिर किस प्रकार की आजादी, या फिर हमारे में लड़कियों की आजादी में हमेशा क्लॉज होता है, ये है इफ, अगर ये इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन बहुत होता है। राइट बिल्कुल, वो काफी जगह, और हम भी ऐसे सोचने लगते हैं, हम भी इसमें उतने ही जिम्मेदार हैं, बिकॉज हमारी भी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। हम भी सोचते हैं हाँ सही बात कह रहे होंगे। हम अपनी आजादी किस तरह खुद के लिए इंटरप्रेट करते हैं वो हम पे डिपेंडेंट है, हम ही उसमें कहीं कमी कर रहे हैं। जो आजादी की बात है, जैसे कहा आपने कि संविधान में लिखा हुआ है, तो लिखा तो बहुत सी चीजें गया है, ठीक है, जैसे हमारे डायरी पे भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी से ये चीजें खत्म हो गई? शायद नहीं। पढ़े लिखे लोग भी बहुत मुंह खोल के, हम डायरी नहीं ले रहे हैं लेकिन उसके नाम पे हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, हमारे घर में ये होता है, हमारे खानदान में ये होता है, ये सब चीजें होती है, हम सभी लोग देख रहे हैं, विटनेस है इन सब चीजों के। देखिए, किताबों में लिखे रहने से, नियम बनाने से चीजें नहीं बदल सकती है, उसको बदलाव की जरूरत है। वो कैसे होगा? अवेयरनेस को बढ़ा के, खास करके शायद हमारे शहरों में तो शायद फिर भी सोसाइटी थोड़ी बदली है, क्योंकि आज की डेट में हमारी रिक्वायरमेंट है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों काम करें, एक दूसरे को सहयोग हो, दोनों की लिबर्टी है, दोनों की पर्सनल चीजें हैं, दोनों के अपने एक सर्कल है। ठीक, एक मजबूरी के नाम पे शायद ये ओपननेस आया है, लेकिन अगर हम छोटे शहरों में जाए, गाँव में जाए, तो वहां पे ये लिबर्टी नहीं है। तो मेरा क्या मानना है कि हमें, मतलब हमारी चाहे सरकारें हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे इस तरीके के जो ग्रुप है जो काम करते हैं, एक वर्कशॉप टाइम टू टाइम होना है कि आप औरतों को अंडरस्टिमेट करिए। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि लड़की आपके घर से भाग जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम गांव में और छोटे शहरों में लोगों की मानसिकता ये है कि लड़की को आप आजादी देंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, लड़की भाग जाएगी या किसी के साथ अफेयर होगा, बट एक्चुअली वो नहीं है। आजादी का मतलब है कि आप बच्चे को, लड़कियों को भी वही अपॉर्चुनिटी दे जो लड़कों को दे रहे हैं, आगे बढ़ने का, अपनी मन मर्जी से काम करने का, अपने खुद से डिसीजन लेने का। तो आप कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में पढ़ाई लिखाई हमारे इंडिया में जरूर है, लेकिन पढ़ाई, साइन करना पढ़ाई नहीं होता है, मानसिकता खोलने की जरूरत है। उसको कैसे खोलिएगा? आप वर्कशॉप कंडक्ट कराइए कि नहीं ये चीज गलत है, ये सही है। और मैं आपको मैं कह सकती हूँ कि ये जो छोटे छोटे जो कोशिशें है ना, ये आपकी सोसाइटी को बदलेगा, बहुत हद तक बदला है और आने वाले टाइम बदलेगा। तो इसके लिए जरूरी है ये इनिशिएटिव उठाने का कि हम वर्कशॉप कंडक्ट कराएं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो एनजीओ की तरफ से हो, चाहे इस तरीके की जो भी हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो हेल्प करें। और जैसे जैसे इन्होंने बोला प्रीति कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन दिया, तो ये जब तक हम आगे बढ़ के आगे नहीं आएंगे, इस तरीके के अवेयरनेस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक सोसाइटी नहीं बदलेगा। क्योंकि मेंटालिटी का, आप पीएचडी की डिग्री ले लो, डबल पीएचडी की डिग्री ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे फैमिली को, अच्छे फैमिली, वेल टू डू फैमिली जिनको कहते हैं, देखिए उनकी मानसिकता नैरो माइंडसेट है, आप उसको, उसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। तो सोच बदलने की जरूरत है और सोच इसी तरीके से बदल सकती है। मैं निशा मैम से बिल्कुल सहमत हूँ। और हमारे भारत के संविधान में सभी महिलाओं को समानता की गारंटी देता है। और अगर हम बात करें भारत के सरकार की योजनाओं का, तो वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष माना गया है। उसके बाद फिर बहुत सारी नीतियां भी बनाई गई, लेकिन जब तक हमारे सामाजिक और पारिवारिक और वैचारिक बदलाव नहीं आएंगे,
तब तक ये जो योजनाएं हैं या फिर जो अवेयरनेस के कार्यक्रम हैं, ये हमारी स्त्रियों की दशा में, स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकते। हमारे विचारों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, और विचारों में बदलाव के साथ साथ इसे प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। हम बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम वर्कशॉप भी, जैसे मैडम ने बताया, हमें वर्कशॉप करना, अवेयर करने के लिए वर्कशॉप करना है, लेकिन उस योजनाओं को और उस अवेयरनेस को प्रैक्टिस में लाने की बहुत जरूरत है। अगेन घर वालों से बात करना बहुत जरूरी है। इन सब मुद्दों पे कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। एक घर में अगर 4-5 सदस्य हैं, ये सारे टॉपिक्स कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे तो आएंगे। खुल के बात करना, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई सिस्टर ऐसी हो सकती हैं जो बाहर जाके पढ़ी हैं, राइट, हॉस्टल में रह रही हैं, और वो कितना अच्छा कर रही हैं, वो सब बता सकते हैं आप। मम्मी मुझे भी ऐसा बनना है, पापा मुझ में क्या कमी है, आपको क्यों लग रहा है ऐसा नहीं हो सकती, दीदी तो कर ली। मैं ये बात और बोलना चाहूंगी कि घर पे आने का वक्त जो लड़कियों से पूछा जाता है, वो लड़कों से भी पूछ के देखिए क्या बदलाव आता है। कि हमारे संविधान में है ना, महिलाओं को पूरी आजादी दी गई है। संविधान जब बनाया गया था तब कभी पुरुष महिला ऐसे ज्यादा कुछ नहीं किया गया, लेकिन हमारे समाज ने बहुत अंतर कर दिया है। तो मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि हमारे संविधान ने जब महिला को आजादी दी है, तो समाज में उस आजादी को क्यों नहीं बरकरार रखा गया? इसके पीछे क्या कारण मान सकती हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, संविधान में महिला और पुरुष को बराबर अधिकार दिया गया है। कई क्षेत्रों में समान अधिकार है, मिला हुआ भी है, महिला और पुरुष को दोनों को मिला हुआ है। लेकिन कई क्षेत्रों में पुरुष के बराबर अधिकार पाने के लिए महिलाओं को बहुत कुछ अपने को सक्षम साबित करना पड़ता है, दुगना तिगना उनकी क्षमता दिखानी पड़ती है, तब जाकर के वो अधिकार मिलता है। ऐसा इसलिए है कि पुरुष प्रधान समाज है, बहुत पहले से ये चला आया है कि पुरुष कम भी करे तो उनकी प्रधानता हो जाती है, महिलाओं को साबित करना पड़ता है। इसमें भी महिलाएं पीछे नहीं होती हैं, वो साबित करके उनके बराबर का हक लेती हैं। दूसरी बात है कि महिला पुरुष की बराबरी करने को अपनी आजादी भी समझ लेती है कि महिला जो है, हम पुरुष के बराबर हो गए, उनके जैसा कार्य कर रहे हैं, उनके जैसा सब कुछ कर रहे हैं, इसको सोचती है कि हम आजाद हो गए। जबकि महिला की आजादी और पुरुष की आजादी के अंतर को समझना होगा। महिलाएं आजाद हैं, अपनी महिला फैमिली, अपनी महिला समाज में वो कितना आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ जाती हैं, ये आजादी हुई। पुरुष के बराबर में जाना ही आजादी नहीं है, दोनों का अंतर है आजादी में। और कभी-कभी महिलाएं आजादी के चक्कर में गुलामी की मानसिकता जीने लगती हैं और प्रदर्शन में विश्वास करने लगती हैं कि प्रदर्शन करना ही, सब कुछ करना ही आजादी है, और धीरे-धीरे वो एक तरह से मानसिक रूप से डिपेंडेंट होती जाती हैं। तो ये आजादी का अपोजिट हो जाता है। जब मैं मैम से बात कर रही थी, तो इस मामले में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि आज के समय में हम लड़के लड़कियों को बराबर करने के चक्कर में अपनी बेटी को बेटा बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम अपनी बेटी को बेटा की तरह कपड़ा पहनाना, कपड़े बाल रखना, ये सब कुछ सिखाने लगे हैं। लेकिन इस दौर में, इस दिखावटी वाली दौर में, बेटी ना ही ठीक से बेटा बन पाती है और ना ठीक से बेटी रह पाती है। तो हमें अगर सोच बदलनी है, तो ये सोच बदले कि हमारी बेटी को बेटा बनने की जरूरत नहीं है, बेटी बेटी बन के ही हमें प्राउड फील करा सकती है। कि जो अभी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लड़कियों को पूरे जीवन में कई रोल निभाने पड़ते हैं, और किसी कार्य को करने की क्षमता लड़कों से उनमें बहुत ज्यादा होती है। एक समय लड़कियों का दिमाग ऐसा होता है कि एक समय वो कई कार्य को हैंडल कर सकती हैं, लेकिन लड़के एक समय में एक ही कार्य को हैंडल करते हैं। इसलिए बेटियां जो है बेटी बन के रहें और सारे कार्य को हैंडल कर सकते, बेटों से भी ज्यादा कार्य को कर सकती हैं, और उनको जीवन में कई रोल निभाने हैं, और बड़े सक्षम ढंग से वो बेटी बन के भी निभा सकती हैं। और कोई नकल ना करे कि हम बेटा है, आधा आधा देंगे। आजादी कभी-कभी ऐसा होता है, आजादी मतलब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक रीजन तो ये भी है, इनसिक्योरिटी भी है कि जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास, अगर हम कहीं कल जाने वाले, कल हम दिल्ली जा रहे हैं, कोचिंग के लिए निकल रहे हैं, अब हमें ऐसा ये निर्भया केस ऐसा कुछ सुनाई देता है, या हमारे आसपास ही किसी का रेप हो गया है हमें, तो अगले दिन पेरेंट्स का ये रिएक्शन आता है कि अब हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। मतलब उनके मन में एक डर बैठ जाता है, और वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो इतना इमोशंस तो इनके में है कि वो अपने बच्चे को पास रखें, और शायद उनके सिक्योरिटी के लिए ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है शायद थोड़ा लड़कों को भी या फिर समाज को भी, सबको थोड़ा
बताने की ज़रूरत है कि मतलब मतलब ये इनसिक्योरिटी जो उनको फ़ील हो रहा है घर वालों को, तो ये केसेस आ रहे हैं तब हो रहा है। तो उन चीज़ों पे ध्यान देना भी चाहिए कि वो ना आएँ या फिर उनको कम करें। संविधान ने जैसे महिलाओं को पुरुषों को समान अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी शहर हो या गांव हो, शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग, पैसे वाले लोग हों या फिर 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मजदूर हो, सभी जगह ये देखने को मिलता है महिलाओं में भेदभाव है। तो और ये ज़्यादा जो भेदभाव हैं, ये कम साक्षरता वाली जगह पे ज़्यादा होता है। तो इसलिए मतलब कि वो जो समाज है उसको भी थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए, और जो वहाँ पे रहने वाली महिलाओं को भी थोड़ा एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे या अपने फाइनेंशियली जैसे खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कुछ अपना पॉइंट भी रख पाएंगे सामने। इससे उनको थोड़ा ये जो गैप है ये कम कर सकते हैं और उनको भी आगे बढ़ने में आज़ादी मिल सकती है। कि चाहे आप जॉब करना चाहें या ना चाहें, लेकिन पढ़ाई एकदम नेसेसरी है। इसलिए नहीं कि केवल रोजगार के लिए, बल्कि परिस्थितियों को झेलने को सीखने के लिए भी जरूरी है। यदि आप जॉब नहीं करना चाहते तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, घर परिवार अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो पढ़ाई केवल रोजगार के लिए नहीं है, बल्कि जीवन निर्वाह को थोड़ा आसान करने के लिए है। इसलिए आप केवल ये ना सोचें कि जिन्हें मतलब जॉब करना है वहीं पढ़ें। तो इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि मिनिमम ग्रेजुएशन एकदम नेसेसरी है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। आप जो चाहें वो पढ़िए, लेकिन पढ़िए, एजुकेशन एकदम जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी कि अब का ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं रह गया है। अब ये है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में केवल पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो आप घर में रहकर नहीं सीख सकते। शिक्षा है वो शिक्षा बस पैसा कमाना नहीं सिखाती, वो जिंदगी जीना सिखाती है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और सब लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मैं अपनी बात तो सिर्फ एक कविता में कहूंगी, कविता मेरी नहीं है लेकिन डेडिकेटेड उन सभी औरतों और महिलाओं को है जो अपने क्षेत्र में काम कर रही है, और उनके लिए भी है जो फील करती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक कविता है, अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया है, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखलाया है। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पे भारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ, क्योंकि मैं अबला नहीं सबला नारी हूँ। तो मेरी सभी से आग्रह है कि आप अबला मत बनिए, आप सबला बनिए। और सबला कैसे बन सकते हैं? अच्छा शिक्षा से और अच्छे आप आत्मनिर्भर बनने से। और इसी के साथ मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और ये सोचती और समझती हूँ कि इससे जरूर प्रेरित होंगे और अपने आप को अबला मत समझिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यदि लड़कियां अपनी मेहनत, लगन और हौसले से, बुलंद हौसले से आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हो सकता है आपके माता पिता और आपके परिवार के सदस्य भी आपको आगे बढ़ने और आगे पढ़ने और बढ़ने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायद आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर आगे जाके आप बोलेंगे कि मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी या फिर ये नहीं था, तो मुझे लगता है वो सब बाद में जाके लोगों को बहाने ही लगेंगे। तो आपको अगर अभी किसी भी क्षेत्र में रुचि है, कुछ करना है, तो आप अभी अगर आपको सपोर्ट नहीं करें, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और आगे बढ़िए। फिर वुमेन्स डे के लिए आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ और थैंक यू। मुझे बस इतना कहना है कि कोशिश करने से नहीं कतराना। जो भी स्किल्स, जितने स्किल्स हो सके उतने एकत्रित करें, बट साथ ही उनको सीखने में कहीं हार का सामना हो तो हताश मत हो जाना। हार से ही आगे तुम आगे बढ़ोगे। हर पड़ाव पे जीतने की जरूरत नहीं है, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, बट मंजिल के आगे भी और मंजिलें हैं। सीखना जरूरी है, रुचि के साथ सीखना जरूरी, अव्वल आना जरूरी नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश करना जरूरी। लास्टली मैं एक चीज बताना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि अगर कोई लड़की 1 साल एक्स्ट्रा अगर स्कूल में रह जाती है, हाई स्कूल में रह जाती है, तो उसकी खुद की इनकम 20% बूस्ट हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला गया है। तो अगर एक लड़की पढ़ रही है तो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए
उसकी पूरी सोसाइटी के लिए, यहाँ तक कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए, उसकी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक लड़की सिर्फ वो एक लड़की नहीं है, वो एक वर्क फोर्स है और किसी भी कंट्री में लगभग 50% वुमेन होती है। अगर हम वुमेन का साथ नहीं ले तो किसी भी कंट्री को हम ग्रोथ में नहीं लेके आ सकते हैं, वो इकोनॉमिकल ग्रोथ हम नहीं देख पाएंगे। तो मुझे पता है कि जो चेंज है वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर पता है, इतना जरूर विश्वास है कि अगर हम लोग साथ में मिलके, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के अगर ये लगातार प्रयास करते रहे तो एक दिन जरूर ये चेंज होगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी का कि लगातार हमारे साथ बने रहें, लगातार अपने अपने कंट्रीब्यूशन करते रहें और मुझे भी इंस्पायर करते रहें कि मैं भी कुछ अपने हिस्से की हिस्सेदारी निभाऊं